चलिए, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे ग्लोबल फेडरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया के सबसे बिगेस्ट बिजनेस नेटवर्क है, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग सपोर्ट मिलता है, बिजनेस सपोर्ट मिलता है, आपका नेटवर्किंग बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है। तो आपका ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आपको वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, सारी तरह की जानकारी आपको बिजनेस की यहीं एक ही जगह पे मिल जाएगी। तो आप सभी का स्वागत करते हैं हम। अब सेशन शुरू करते हैं। आज का टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में भी पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं, और आप लोगों ने कई यूट्यूब वीडियोस भी देखे होंगे, हमारा प्लेसमेंट देखा होगा कई जगह पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको कई जगह हमारे कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट्स दिखते होंगे। तो उस हिसाब से, और हमारा प्लेसमेंट इंडिया के काफ़ी अलग अलग स्टेट्स में भी है, काफ़ी सिटीज़ में हम लोग ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। अभी कोरोना के टाइम से हम लोग ऑनलाइन भी सब जगह प्रेजेंट हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। सो टू गिव यू लिटिल हाइलाइट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एक फास्टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, जहाँ पे वी हैव ऑलरेडी रिसीव काइंड ऑफ रिकॉग्निशंस। इंडियन ग्लोरी ऑफ रिकॉर्ड्स से हमें अवार्ड मिल चुका है एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल चैम्बर ऑफ इंडिया। हम लोग 50 से ज़्यादा कंट्रीज में, सिटीज में प्रेजेंट है, और 20 से ज़्यादा कंट्रीज में हमारा प्रेजेंस अवेलेबल है। वी हैव ट्रेन मोर देन 10,000 पीपल। वी हैव ऑल्सो बीन अवार्डेड एज अ बेस्ट एग्जिम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 4 years। 4 साल से हमें कंटिन्यूस अवार्ड मिल रहा है बेस्ट ट्रेनिंग का। हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा है, जिसमें हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, फार्मर्स, ट्रेडर्स, सप्लायर्स, सीएचए। बहुत तरह के आपको फाइनेंशियल तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो वो भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा 25 से ज़्यादा हमारे मंथली इवेंट्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो वी आर क्वाइट एक्टिव। यू कैन सी हमारा सर्टिफिकेट इंडियन ग्लोरी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में वी हैव गॉट द रिकॉग्निशंस। हमारे जो फाउंडर और चेयरमैन है मिस्टर वैभव शर्मा, आप उनका प्रेजेंस देख सकते हैं, और उनके हार्ड वर्क की वजह से, जो उन्होंने एफर्ट दिए हैं इस कंपनी में, उसकी वजह से उन्हें रिकॉग्निशन भी मिला है। अब आज के हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो जिस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास लोगों के आते हैं, उसी बेसिस पे हमारे कुछ टॉपिक पे हम इस तरह के वेबिनार्स रखते हैं, ताकि लोगों को क्लैरिटी आ सके कि किस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है, और कैसे क्लैरिटी मिल सकती है बिजनेस को लेकर। तो आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डोमेस्टिक बिजनेस है, यदि हम ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो इसको इंटरनेशनल लेवल पे कैसे लेके जाएं। ठीक है, तो ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए। इसके बारे में हम लोग काफी कुछ जानेंगे। जो लोग अभी नए आए हैं, वो आप से हम यही कहना चाहते हैं कि आपका वेलकम है, और हम अभी जस्ट सेशन शुरू कर रहे हैं, तो आपका कुछ भी मिस नहीं हुआ है, तो डोंट वरी। चलिए, आज का हमारा जो ओवरव्यू है सेशन का, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारी क्या अपॉर्चुनिटीज होगी यदि हम एक डोमेस्टिक बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते हैं। तो पहले ही हमें समझना होगा कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, जिससे हम इसको बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। फिर एक लोकल, मतलब लोकल और इंटरनेशनल मार्केट का, ग्लोबल मार्केट का आपको डिफरेंस समझ में भी आना चाहिए कि बेसिक डिफरेंस क्या है, तो वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो हमारा टॉपिक है कि क्यों लेके जाना चाहिए, एक क्वेश्चन ये भी आता है माइंड में कि डोमेस्टिक बिजनेस में ऑलरेडी अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की क्या जरूरत है, उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानेंगे। आज हम लोग का क्योंकि टाइम की लिमिटेशंस होगी, तो हम काफी कुछ इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ आपको डिटेल्स चाहिए हो तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद द कंपनी। उसके अलावा हमारा दूसरा टॉपिक होगा कि हु ऑल आर गोइंग ग्लोबल। देखिए, एक एक तो चीज ये है कि हमें हमारा बिजनेस लेके जाना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑलरेडी मार्केट में बड़े प्लेयर्स है या अपकमिंग प्लेयर्स है, जो ऑलरेडी ग्लोबल जा चुके हैं और अब सक्सेसफुल भी है। तो जब हम किसी का सक्सेस रेशियो देखते हैं, तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है, एंड दैट्स हाउ वी आल्सो प्लान कि हमें भी अब नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो हम डिसाइड करने जा रहे हैं, जो हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है, वो कैसे पॉसिबल होगा, हाउ वी गोना अचीव दोज गोल्स। ठीक है, तो हम उसके बारे में भी जानेंगे।
मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करी है, जिससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी आज ही आ जाए। एंड आई बिलीव कि आप लोगों को कोई हार्डली डाउट्स बचेंगे, लेकिन यदि कोई डाउट्स है तो हम आखिर में एनीवे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी की तालियां सुनना चाहूंगी, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों का प्रेजेंस है। अनम्यूट करके प्लीज आप लोग अनम्यूट करिए अपने आप को। सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं 1 मिनट के लिए। काफी कम तालियां हैं सबने। थैंक यू, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट, चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रोत्साहन के लिए। आप लोग म्यूट हो सकते हैं अब इस वेबिनार का जो एक ओवरव्यू है, ये वेबिनार करने का इंटेंशन क्या है, इस वेबिनार से आपको क्या फायदा होगा, ये भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें ये समझ में आएगा कि आपको जब एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, तो आपको उसके लिए एक मार्केट में शेयर होता है आपके बिजनेस का, वो कैसे इंक्रीज हो सकता है, वो भी हम समझेंगे। ठीक है। उसके अलावा ये जानना जरूरी है कि नए मार्केट में एंट्री कैसे ली जाती है, हाउ टू पेनिट्रेट इनटू दोस मार्केट्स। ठीक है। एंट्री लेने के लिए कुछ वेज होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, वो भी हम समझेंगे और ये आपको वेबिनार से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आपके बिजनेस में आपको किस तरह से कॉस्ट और उसकी प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं, ये भी आपको आज के वेबिनार से क्लियर हो जाएगा। अब ये सब करने के लिए इसके साथ साथ आपको ये भी जरूरी है समझना कि जब हम फॉरेन मार्केट में जाएंगे, तो हम फॉरेन मार्केट के साथ हमारी पार्टनरशिप कैसे बन सकती है, ये भी आपको एक ओवरव्यू में समझाया जाएगा। ये आज के वेबिनार में हमारा इंटेंशन है कि ये 4 टॉपिक्स पे आपको क्लैरिटी दी जाए। तो वी विल लुक फॉरवर्ड टू इट। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज। अब अपॉर्चुनिटीज क्या है, देखिए अपॉर्चुनिटीज को समझने के लिए हमें हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को समझना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल, हर 5 साल में एक अपनी एफटीपी पॉलिसी बनाती है, जिसको हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी बोलते हैं। आप उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बोल सकते हो, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोल सकते हो। अभी हमारा जो लेटेस्ट हमारा जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी था, जो था 2015 से 2020, वो अब खत्म हो चुका है। अप्रैल तक उसकी मान्यता है। अब अप्रैल से हमारी नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आ जाएगी। अब उसके पहले, क्योंकि आप लोग अब नया न्यू अकाउंटिंग ईयर में अपना बिजनेस शुरू करने जाएंगे, तो हमें ये प्रोस्पेक्ट समझना जरूरी है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या एक विजन लेके चल रही है गवर्नमेंट, और क्या हमें उससे फायदा मिल सकता है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। तो आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है अपने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए, जो अभी बनी नहीं है, बन गई है पर अभी हमारे साथ शेयर होगी अप्रैल 2021 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि इट वाज इन्फॉर्म्ड, यानी ये इन्फॉर्म किया गया है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो इफेक्टिव होगी 1 अप्रैल 2021 से, जो नई एफटीपी होगी, जो आने वाले 5 साल के लिए बनाई जाएगी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, will strive to make India a leader in the area of international trade। यानी हमारा विजन क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि वो हमें लीडर बनाना चाहती है हमारे इंडिया को फॉरेन ट्रेड इंटरनेशनल बिजनेस में, और उसको चैनलाइज करना चाहती है। और वो चैनलाइज कैसे होगा, जब सभी का साथ होगा, सब आपस में जुड़ेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस को बढ़ावा देंगे, सब एक साथ जुड़ के बिजनेस को करना चाहेंगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से आपको फुल ऑन सपोर्ट मिलने वाला है। सबसे पहली बात तो ये है। उसके अलावा आपको न सिर्फ प्रोडक्ट्स में, कई लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि मैम हमें सिर्फ प्रोडक्ट में ही फायदा मिल सकता है कि सर्विसेज में भी। यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड दैट कि ज्यादा से ज्यादा जितना फायदा आपको एक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में मिल रहा था, उससे उससे सिमिलर आपको फायदा सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में भी या सर्विस इंपोर्ट्स में भी आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आप एक एम्प्लॉयमेंट, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटेंशन इस बार ज्यादा फोकस किन चीजों पे है, एक तो आपका इंटरनेशनल ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना, उसके साथ साथ सिनर्जी करना, सब लोगों को साथ में जोड़ के आगे बढ़ना, उसके अलावा मर्चेंडाइज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दोनों के ऊपर ध्यान देना, उनके ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना, और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी क्रिएट करना। तो our Indian government is planning to make this FTP on the basis of which उनका टारगेट है कि इंडिया को एक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना।
अब आपको लग रहा होगा विजन बहुत बड़ा है, लेकिन पॉसिबल है तभी बनाया गया है, ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे कितनी भी डिफिकल्टी आ जाए, पर 2 कंट्रीज या 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में बिजनेस होना बंद नहीं होता है। ये सारे नॉर्म्स पहले ही डिसाइड हो चुके होते हैं कंट्रीज के आपस में, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए लेकिन बिजनेस होता है। अब मान लीजिए कि चाइना के साथ यदि कोई ट्रबल चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा उनके साथ बिजनेस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सारे एग्रीमेंट्स पहले ही हो चुके हैं, तो बिजनेस होता ही है, ठीक है? तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी वहां पे फिर से बनी हुई है कि चाहे कोई भी टेंशन आ जाए, लेकिन बिजनेस तो होगा ही। और इसके लिए गवर्नमेंट ने बनाया है कि 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बनाना है। तो उसके लिए वो लोग एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेमवर्क को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे जो लोग इस बिजनेस में आना चाहते हैं। और क्योंकि ये बिजनेस की एक क्रीम वैल्यू ये है कि आपके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आपको किसी भी तरह की पर्टिकुलर स्किल्स की जरूरत नहीं है। यदि आपको कोई भी तरह का बेसिक बिजनेस भी आता है, तो आप इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप इसको शुरू कर सकते हैं विद लिटिल गाइडेंस। जो एक सही तरीका गाइडेंस यदि आपको मिल जाता है, तो एनीबॉडी कैन बी सक्सेसफुल इनटू दिस बिजनेस। सबसे अच्छी बात ये है। अब हम जब अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, तो हमारा फोकस किन चीजों पे होना चाहिए? अपॉर्चुनिटीज को देखने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि चैलेंजिंग एरियाज क्या है, ठीक है? तो हमारे लिए जो चैलेंज है वही अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, कि इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है, ठीक है? तो सबसे बड़ा मार्केट है, तो एक होम कंजम्पशन हमारा सबसे ज्यादा है। जो चीजें बन रही है वो सभी सबसे ज्यादा इंडिया में कंज्यूम हो रही है। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास सरप्लस में बहुत सारी चीजें बच जाती हैं, जिसको हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करवा सकते हैं। जैसे हम एक्सपोर्ट का सोच रहे हैं, वैसे दूसरी कंट्रीज के पास जो सरप्लस में चीजें हैं, वो लोग आपको एक्सपोर्ट करने का सोचेंगे, तो ऑब्वियसली वो इंडिया के लिए इंपोर्ट हो गया, और जो आपकी कंट्री से जा रहा है वो एक्सपोर्ट हो गया। तो अपॉर्चुनिटी सबसे पहले ये चीज है कि ये समझना कि इंडिया में ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जिसका बिजनेस फ्लरिशिंगली एनुअल लेवल पे हो सकता है, 12 मंथ्स के बेसिस पे हो सकता है, सीजनल हो सकता है। यदि ये अपॉर्चुनिटीज आपको समझ में आ जाती है, तो ये आपके लिए बिजनेस करने का सबसे अच्छा माध्यम बन जाएगा। इसके अलावा जो एक चैलेंज है जिसको हम एज अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, कि अभी तक इंडिया में क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि R&D में हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। क्योंकि उसका मेजर कारण क्या है कि हम लोग हमारे ही बिजनेस में इतने ऑक्यूपाई है, या हमारे ही कस्टमर्स को सर्व करने में इतने ऑक्यूपाई हो जाते हैं कि बाकी का एक्स्ट्रा टाइम देने की इंटेंशन नहीं बचती है। तो यदि हम वो यहाँ पे फिर से वो अपॉर्चुनिटी है, यदि आप में से कोई लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हमें R&D में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके हम उस पर आगे बढ़ सकते हैं, बिजनेस को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन बना सकते हैं, तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है सक्सेसफुल बिजनेस को बनाने के लिए। यानी हम आपको क्या समझा रहे हैं कि हमारे इंडिया से बिजनेस हो रहा है जो, वो अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे देखा जा सकता है, क्योंकि बिजनेस जो है वो फिर भी वर्ल्ड इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कम है। और क्योंकि ये लार्ज मार्केट है, तो हम उसको उस लेवल पे लेके जा सकते हैं जहां पे उसका एक, हम डोमेस्टिक बिजनेस को एक सपोर्ट सिस्टम देके इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकते हैं। हम इन्वेस्टमेंट पे, जहाँ पे R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे थोड़ा सा फोकस करें, तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो चैलेंज है जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है, वो ये है कि हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स को एक अच्छी नजर से जो देखना चाहिए वर्ल्ड मार्केट में, वो एक हमारे यहाँ पे एक लिमिटेशंस है, क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को। यदि आप उन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। अब क्वेश्चन क्या है कि सब चीजों की पॉसिबिलिटी हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है? हमारे पास यदि हम टाइम एंड एफर्ट्स दें, थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट भी दें, हमारा नॉलेज दें, तो हम अपने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को भी सुधार सकते हैं, हम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी सुधारा कर सकते हैं, और जो लार्ज मार्केट का हम उसका एक सर्टन रेशियो, हम उसको इंटरनेशनल मार्केट पे भी लेके जा सकते हैं। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है, ये आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, और इसी के लिए हम यहाँ पे आज आपसे शेयर कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज को। तो जो अपॉर्चुनिटीज एज ए चैलेंज देखी जाती है, उन्हीं को आपको अपना फायदा बनाना है, फायदेमंद बनाना है, ठीक है? तो कोई भी चीज को हमेशा, एक बिजनेस का एक रूल होता है, यदि बिजनेस में ग्रो करना है
ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और क्योंकि मैंने आप अपना अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, थोड़ा सा मैं आपसे हाईलाइट शेयर करने के बाद आज के वेबिनार की, उसके बाद मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन भी दूंगी, ताकि आपको मेरे नॉलेज और मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता चले। तो मेरा एक एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल और एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कि बिजनेस में यदि बढ़ना हो या बिजनेस को कहीं एस्टेब्लिश करना हो या लॉन्च करना हो, तो आपको ये जरूरी है समझना कि सामने वाले जो ऑलरेडी कंट्री में बिजनेस चल रहा है, या आपकी करंट कंट्री में, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, वहां पे जो चैलेंज चल रहा है, उसको पहले आइडेंटिफाई किया जाए। जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो आपको पता है कि किन लूपहोल्स पे आपको काम करना है। बात समझ रहे हैं आप लोग? अपना कैमरा ऑन रखिए, तो मैं सबको देख पाऊंगी, तो ज्यादा मजा आएगा। अदरवाइज मुझे लग रहा है मैं कंप्यूटर से बात कर रही हूँ गाइस। सो यू ऑल हैव टू स्विच ऑन योर कैमराज, आई रिक्वेस्ट। तो यदि आपको अपने बिजनेस में ग्रो करना है, तो पहले जरूरी है कि चैलेंज समझिए कि क्या अभी एग्जैक्टली चैलेंज चल रहे हैं। चैलेंज कब होता है? जब कस्टमर्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, या कस्टमर को उसको खरीदने में या उसको यूज करने में कोई चैलेंज आ रहा है, किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को, या उसकी डिलीवरी को। यदि हमें ये 3 पैरामीटर्स पता चल जाते हैं कि डिलीवरी में कोई इशू है, प्रोडक्ट क्वालिटी में कोई इशू है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में कोई इशू है, और यदि आप इसमें इंप्रूवमेंट ले आते हैं, तो डेफिनेटली वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है उन कस्टमर्स को अप्रोच करने के लिए जो वो चीज खरीदने से झिझक रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें इन चीजों पे ध्यान देंगे, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी। अब मार्केट को अंडरस्टैंड करने के पहले दूसरी स्लाइड पे, क्योंकि मैंने आपको ओवरव्यू बताया बिजनेस का, मैंने आपको ये समझाया कि आज के वेबिनार में हम क्या क्या टॉपिक शेयर करेंगे, तो उसके पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम ख्याति दोषी है। मैं इम्प एक्सपर्ट्स और जीएफई टीम के साथ पिछले 2 साल से ज्यादा टाइम हो गया मुझे जुड़े हुए। और मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, बिजनेस ट्रेनर हूँ। उसके अलावा मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, जहाँ पे हम लोग एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को शेप अप करते हैं बिजनेस के लिए। तो आज का मेरा गाइडेंस आप लोगों के लिए मैं मानती हूँ काफी वैल्यूएबल रहेगा, ताकि आप डिसीजन कर पाएंगे लाइफ में कि आपको बिजनेसमैन बनना है या बिजनेसमैन से आगे बढ़ना है। यदि बिजनेसमैन से आगे बढ़ना है, तो यू आर एट द राइट प्लेस, जहाँ पे आपको जीएफई जैसी टीम, इम्प एक्सपर्ट जैसी टीम, और मेरे जैसा जो टीम वर्क है कंपनी के साथ, हमारे जैसे और भी लोग हैं जो आपको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे नॉलेज के साथ। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। और इसके अलावा मेरे पास इतना एक्सपीरियंस या नॉलेज क्यों है, इसका भी मैं बैकग्राउंड बता दूं। क्योंकि मेरी खुद की स्टडीज हैं जो मैंने इसी फील्ड में करी है। आई एम एन एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस। मेरे पास 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, एज पर द एजुकेशन वाइज। और 15 साल से ज्यादा इसी फील्ड में मैं काम कर रही हूँ, जिसमें इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक्स, सप्लाई, डॉक्यूमेंटेशन। सो ऑल एट ऑल लेवल्स आई हैव वर्कड। और बहुत नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में मैंने काम किया हुआ है, वेदर इट इज यूके, यूएई, इंडिया, एंड आई कीप ऑन ट्रैवलिंग। सो आई एंजॉय माई वर्क। तो मेरा आज का नॉलेज आपके लिए शायद काफी फायदेमंद रहेगा, मैं मान के चल रही हूँ। और इसके अलावा आपको कोई भी तरह का असिस्टेंस चाहिए एट द एंड, यदि आपको कोई क्वेश्चन है, तो वी विल टेक दोस क्वेश्चंस आल्सो। तो आई होप कि आपको मेरा बैकग्राउंड समझ में आया हो। और यदि आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप टीम से, कंपनी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको मेरे लिए कोई पर्सनल क्वेश्चन है रिलेटेड टू द प्रोफेशन, यू कैन आस्क मी एट द एंड ऑफ द सेशन। तो शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। अब किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए हमें उस मार्केट को समझना जरूरी है। अब आपको ये सारे टिप्स बताया क्यों जा रहा है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस को लेके जाते हैं, तो देयर आर सम पैरामीटर्स जिसपे आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। ये ऐसा नहीं है कि आप आज नासिक में बिजनेस कर रहे हैं, कल मैं गुजरात में बिजनेस कर सकता हूँ, कल मैं उसके बाद में साउथ में भी जा सकता हूँ। तो वो एक डोमेस्टिक लेवल पे जो होते हैं, वो पैरामीटर्स कहीं ना कहीं सिमिलर होते हैं। ठीक है, पर जब हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं, वो पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो चेंज होने में आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहली बात, तो इंटरनेशनल बिजनेस के डिसीजन में 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका इकोनॉमिक क्लाइमेट क्या है उस कंट्री का। ठीक है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट आपकी कंट्री का और सामने वाली कंट्री का कैसा है। क्योंकि दो कंट्रीज के बीच में यदि इस तरह का एग्रीमेंट है या ट्रेड फैसिलिटेशन है, जिसकी वजह से ट्रेड होना आसान हो सकता है, तो ये आपके लिए फायदे की बात हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा फॉरेन मार्केट या फॉरेन मार्केट में जो एनवायरमेंट है बिजनेस को लेके, क्या वो लोग इतने फ्लेक्सिबल है कि आपके यहाँ से, आपकी कंट्री से जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं उनकी कंट्री के साथ,
क्या वो इतने फ्लेक्सिबल हैं कि वो आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, और उनकी कंट्री का एनवायरनमेंट जब आपको समझ में आ जाता है तो आपके लिए उस कंट्री में एंट्री लेना भी उतना ही आसान हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा एक फॉरेन मार्केट या फॉरेन एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर फॉरेन एनवायरनमेंट। ठीक है, मान लो कि यदि अफ्रीका आपने मार्केट चूज करा है बिजनेस के लिए, तो हम आपके लिए वो फॉरेन एनवायरनमेंट हो गया उस कंट्री का। ठीक है, आपको वो ध्यान में रखना है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल एनवायरनमेंट इन द सेंस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑल द डिफरेंट कंट्रीज जहाँ पे आप जिनके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो यदि आपकी एक से ज्यादा कंट्रीज है जहाँ पे आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो वो सारी कंट्रीज का आपको एक बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, जोग्राफिकल एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अब आपको ये सुन के ऐसा लग रहा होगा कि मैम हमें तो पूरी स्टडी करनी पड़ेगी ये सब चीजों के लिए। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, इसलिए आप लोग एक राइट प्लेस पे हो जहाँ पे आपको ये सारी चीजें इतनी सिंप्लीफाई करके समझाई जाएगी कि आपको वो बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं लगेगा। ठीक है, यदि हाँ आज से 15-20 साल पहले यदि आप ये चीज समझते तो मैं आपको यही बोलती कि आप एक बेटर है कि कोर्स कर लीजिए, एक डिग्री ले लीजिए। लेकिन यहाँ पे आपको वही चीज समझाई जा रही है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड वो जरूरी है। जितना आपको जो चीज समझना जरूरी है उतना ही आपके लिए यहाँ पे चीजें शेयर करी जा रही है, क्योंकि इन डेप्थ में तो ऑब्वियसली बहुत सारी बुक्स बनी हुई है, बहुत सारे चैप्टर्स होंगे जो आपको समझने पड़ेंगे। बट नहीं, हम उन चीजों पे बात नहीं कर रहे हैं, हम उन चीजों पे बात कर रहे हैं जो आपकी बिजनेस रिलेटेड जरूरी है। तो आपको ये सब चीजें क्या है कि इसकी वजह से आपको उस मार्केट के बारे में ज्यादा समझ में आएगा। आपको ये भी समझ में आएगा कि मान लो कि एक साल में यदि आपको लगता है कि अप्रैल महीने में सामने वाली कंट्री में बिजनेस करने में आपको अभी फायदा नहीं है, ड्यू टू एनी रीजन, कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं या कोई लिमिटेशंस हो सकती है, कोई सेंसिटिव मुद्दा हो सकता है कि उस टाइम पे उनके मार्केट में एंट्री लेना मतलब अभी आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। तो ऐसी सब चीजें जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको उससे ये समझ में आता है कि नहीं, सामने वाले मार्केट में शायद अक्टूबर महीने में बहुत बिजनेस होने के चांसेस है। ठीक है, या फिर जनवरी में हम एंट्री लेंगे तो आपका ज्यादा से बिजनेस में प्रॉफिट कमाने का। तो ये सब स्टडीज समझ में आती है ये सारी चीजें समझने से। जो हम बात कर रहे हैं कि आपको जब उनका इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एनवायरनमेंट पता हो, सामने वाली कंट्री का थोड़ा सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट पता हो, यदि सामने वाली कंट्री का आपको ये पता हो कि उनका एक सोशल कस्टम्स कैसे हैं, या वो ट्रेडिशनल है या ग्राउंडेड है या बहुत मॉडर्नाइज है, या बहुत इजीली एक्सेप्टेबल है फॉर द न्यू थिंग्स। तो यदि ये चीजें समझ में आ जाती है तो आपको कोई भी प्रोडक्ट टैप करना हो उनके मार्केट में तो आप उस हिसाब से करोगे। समझ में आ रहा है? यदि कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस है तो आपको पता है कि अभी जैसे मान लो कि एग्रीमेंट के हिसाब से तो चाइना और इंडिया में बिजनेस हो रहा है, लेकिन देर आर सम पॉलिटिकल डिफरेंसेस। ठीक है, अभी कोविड टाइम के ड्यूरिंग ओवरऑल सारी जो कंट्रीज है उनका चाइना के साथ कहीं ना कहीं मतभेद चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आपको पता है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस चल रहे हैं तो क्या हमें इस टाइम पे चाइना के साथ ज्यादा बिजनेस करना चाहिए या नहीं? एग्रीमेंट है, बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करना चाहिए या नहीं, ये चीजें भी आपको समझ में आती है कि भाई उसके लिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। बिजनेस को अभी फिलहाल उनके साथ ना करना या करना, उस डिसीजन को लेने के लिए देर आर लॉट मेनी पैरामीटर्स विच यू हैव टू डिसाइड। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन में इशू आ सकता है, हो सकता है कि पैकेजिंग में कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि उनके पोर्ट ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब चीजें ड्यू टू पॉलिटिकल डिफरेंस, जब आपका प्रोडक्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्री की बॉर्डर क्रॉस कर रहा है तो पॉलिटिकल डिफरेंस होने के उसकी इम्पैक्ट दूसरी चीजों पे भी पड़ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कंटेनर्स के रेट बढ़ गए हो। समझ में आ रहा है? तो ये सारे चैलेंजेस हो सकते हैं आपको उनके साथ बिजनेस करने में, और नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री के साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट समझने से ये समझ में आता है। अब मान लो कि किसी कंट्री में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन चल रहे हैं पॉलिटिक्स को लेकर। अभी जैसे अभी यूएस में जो अभी इलेक्शंस चल रहे थे, और उस दौरान में हमें मतलब बहुत पूरी दुनिया उन पे नजर लगा के बैठी थी कि कौन आएगा, बाइडेन आएगा कि ट्रम्प फिर से आएगा। तो वो जो है फ्लक्चुएशंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी चलती है, या थिंकिंग प्रोसेस चलता है कि कौन आ सकता है जिसकी वजह से सामने वाली कंट्री को इकोनॉमिकली क्या फायदा मिलेगा।
तो ये सारे पैरामीटर्स भी सोचने लायक होते हैं। इसके लिए जो बिजनेस एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपको गाइड करते हैं, लाइक वी, लाइक इम्पैक्ट एक्सपर्ट, लाइक अस एंड लाइक एनी अदर कंसल्टेंट्स, और जो भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टडी करते हैं उनसे भी आपको गाइडेंस मिल सकता है कि सामने वाली कंट्री के साथ, मान लो कि यदि यूएस को उस टाइम पे हमें बिजनेस आपको पिच करना है, तो क्योंकि इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस चल रहे हैं उनकी पॉलिटिक्स को लेके अभी फिलहाल, तो क्या अभी उस टाइम पे एंट्री लेना संभव होगा आपके लिए इजीली या नहीं होगा? तो ये चीजें सोचने लायक होती है। तो हम ये सारी चीजों को ध्यान में रख के फिर हम डिसीजन लेते हैं कि सामने वाला मार्केट हमारे लिए अभी फ्रूटफुल होगा या थोड़े टाइम के बाद होगा। तो ये सारी चीजें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। इसके अलावा इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यदि आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि जो आपको एक ओवरऑल इकोलॉजी समझना, हाउ इको फ्रेंडली द मार्केट इज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब मान लो कि किसी कंट्री में कंप्लीटली प्लास्टिक बैन है, जस्ट एन एग्जांपल, आई एम जस्ट टेकिंग एन रैंडम एग्जांपल। अब आपकी कंट्री से जो प्रोडक्ट जा रहा है उसकी पैकेजिंग में प्लास्टिक यूज हो रहा है, तो क्या वो आप पिच कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ये सारी चीजें भी बहुत सेंसिटिव है। हो सकता है कि सामने वाली कंट्री में कुछ वाटर, पानी को लेके कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो ऐसे चीजों में जब आप मरीन प्रोडक्ट्स भेज रहे हो जिसमें कुछ ऐसे कुछ है तत्व जो उनको सूट नहीं कर रहे हैं हेल्थ वाइज, तो देयर कुड बी लॉट मेनी एस्पेक्ट्स जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो ये ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन थोड़ा सा भी बेसिक्स हमें पता है तो हमें, हमारे लिए आसान हो जाएगा किस टाइम पे उस मार्केट में एंट्री लेना, स्टेबल होना, वर्क करना नहीं करना, या थोड़े टाइम के बाद अपना पेस बढ़ाना। ये सारी चीजें मार्केट को समझने के बाद ही हो पाती, ओके। अब इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अब देखिए क्या होता है कि जब दो कंट्रीज के बीच में बिजनेस होता है तो आपको सबसे पहले कोई भी बिजनेस को करने के लिए क्या जरूरत है? एनीबॉडी जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। मैं रैंडम किसी से भी बात करूंगी, मैं किसी का भी नाम ले सकती हूँ सो दैट टू नो कि आप लोग लाइव है कि नहीं यहाँ पे। लेट्स टॉक टू समवन। अमर थोराट जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? अमर थोराट, आई थिंक ही इज नॉट एबल टू हियर। अब्दुल जी, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे? अब्दुल, आपकी आवाज नहीं आ रही अब्दुल। आप अपने आप को खुद अनम्यूट कर सकते हैं, यू कैन स्पीक सर। चलिए किसी और से बात कर लेते हैं। अतुल राजपूत जी, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे प्लीज? प्लीज गो अहेड। हु इज दिस? राहुल सिंह। ओके राहुल, चलिए आपसे बात कर लेते हैं। राहुल, किसी भी बिजनेस में आपके हिसाब से सबसे ज्यादा क्या चीज की जरूरत पड़ती है बिजनेस शुरू करने के लिए? प्रोडक्शन, अगर आपका खुद का इन हाउस प्रोडक्शन है तो सबसे पहले तो आपको मार्केट आपको टारगेट करना है कि मार्केट आपका कहाँ है कैसा क्या है। नंबर 1 आपका मार्जिन लेवल क्या है, कि बिकॉज आई एम अ प्रोड्यूसर। ओके। सो हम लोग सबसे पहले टारगेट करते हैं कि प्रोडक्शंस में हमारा जो है इन हाउस कितनी कॉस्टिंग बैठ रही है, और जो मेरा गोडाउन है, गोडाउन से पोर्ट तक कितना खर्चा आ रहा है। और चूंकि मैं तो अपने लेवल के हिसाब से ही मैं बात कर रहा हूँ अभी। मैं ये चाहूंगी कि आप एकदम नीश लेवल पे बात करिए, एकदम लो लेवल पे जहाँ से शुरू करते हैं बिजनेस, उस लेवल पे सबसे पहले चीज क्या आती है दिमाग में, किस चीज की जरूरत पड़ती है? बिजनेस करना है, मार्केट एंड योर प्रोडक्ट। ओके ओके फाइन। नयन जी, आप बताइए आपके हिसाब से क्या चीज की जरूरत पड़ती है? अनम्यूट करिए। Good morning. Ma'am, what is the main question? My question is कि if you have to start a business, what is the first thing which will come in your mind? What is the first thing you need to start with? Okay. First of all, we have to decide our market area where we want to sell our product, and product selection. What if we don't have any product? Then what is our product? And for that product, it is the best market area.
Okay. And further that production and financial cycle and then other Right. parameters. See, what I was looking for it, I'm not getting, but anyway, I answer it. See, कोई भी बिजनेस को शुरू करने से पहले हमारे तरफ से हमारी जो तैयारी होनी चाहिए वो है फाइनेंस को लेके सर। बजटिंग सबसे पहले डिसाइड होती है आपके पास कितना बजट है किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें होती है। आप सभी ने सही बताया, किसी ने गलत नहीं बोला। लेकिन सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है, यदि मेरे पास 5 लाख रुपए है तो मैं 5 लाख के अंतर्गत ही सोचूंगी ना मैं कितने में बिजनेस करना चाहूंगी, कितना मैं प्रोडक्ट पे लगाऊंगी, कितना मैं ऑफिस में लगाऊंगी, राइट। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे सोचूंगी प्रोडक्शन और XYZ के बारे में। तो वैसे ही जब हम इंटरनेशनल मार्केट में जब हम एक बिजनेस को लेके जाते हैं तो हमें 2 चीज के बारे में पता होना चाहिए कि वहां के और हमारे इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कितने स्ट्रांग है सपोर्ट सिस्टम देने के लिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है समझने का किसी भी कंट्री के साथ जुड़ने के लिए कि 2 कंट्रीज के बीच में जो हम एक बिजनेस का सोच रहे हैं तो क्या उनकी कंट्री में कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एज एन एक्सपोर्टर आपको भी सपोर्ट देता हो, ठीक है, आपके बायर को सपोर्ट देता हो, क्योंकि अल्टीमेटली बायर जो है वो आपको पेमेंट करने वाला है, राइट। तो उसके यहाँ से बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो है जो उनके जैसे हमारे यहाँ पे RBI है, वहां का भी कोई RBI हो सकता है अलग नाम से, तो क्या वहां के बैंक सपोर्ट आपको दे रहे हैं बिजनेस को एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए। तो ये सारी चीजें भी उतना ही जानना या समझना जरूरी है। ओके, ऑल ऑफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ, और जब मैं बोलूं तब आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा। और जिन लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ये हमारा इंटरैक्टिव सेशन है, सिर्फ आप लोगों को एज अ टीचर या ट्रेनर में सुनाने के लिए नहीं बिठा रही हूँ। आप लोग अपना उतना ही कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं ताकि ये चीज का ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा हो सके आज के वेबिनार का, ठीक है। मेरा इंटेंशन ये है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग द मार्केट समझ में आया पॉइंट। जितने लोगों के कैमराज ऑन है यू कैन शो योर थंब सो वी कैन प्रोसीड। यू अंडरस्टूड? Okay, great. Thank you. Next is very important. Why to take domestic business? हमारा क्वेश्चन ये आ जाता है कि डोमेस्टिक बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना क्यों चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए कुछ हमारे पास पॉइंटर्स है जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार करे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन फिलहाल जो आपके लिए समझना जरूरी है हम उन पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला चीज तो यही है कि हमारा जो रेवेन्यू जो डोमेस्टिक लेवल पे बन रहा था वो अब आपका इंटरनेशनल लेवल पे जाने से आपका वो डोमेस्टिक लेवल बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली जब आप समझिए कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस कब करती है? एनीबॉडी? हम दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस तभी करते हैं जब हमें उससे प्रॉफिट या हमारा बिजनेस में एक ग्रोथ दिखता हो। पर्सनल लेवल और प्रोफेशनल लेवल दोनों तरह का ग्रोथ बोल रही हूँ मैं, क्योंकि आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। मैं बिजनेसमैन की जैसे आपको समझाऊंगी नहीं, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ तो मैं आपको एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट दूंगी। तो जब हम एक नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं ना तब जो एज अ फाउंडर ऑफ योर कंपनी आप सिर्फ अपने ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते, आप दूसरों के ग्रोथ के बारे में भी सोचते हो, चाहे वो आपकी कंपनी की टीम हो, ठीक है, चाहे आप जिनके साथ जुड़ रहे हो इंटरनेशनल मार्केट में उनका भी फायदा देख रहे हो, आपका भी फायदा देख रहे हो। और 2 कंट्रीज या 2 बिजनेसमैन के बीच में बिजनेस तभी होता है जब दोनों का फायदा हो। एग्री? बट अंडरस्टूड है? तो अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है? एक तो ये है कि आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, इसलिए जाना चाहिए, ठीक है। आपको नए मार्केट में एंट्री मिलती है जब आप ये डिसाइड करते हो कि अच्छा कोई लिमिटेशंस नहीं है गाइस। यदि आपको इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री चाहिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आपको हर तरह से सपोर्ट देने के लिए तैयार है। तो आपको यही बोल रही है, वो तो चाह ही रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट को टैप करो, क्योंकि उनका इंटरेस्ट किस में है? फॉरेन करेंसी में। इंडिया में यदि फॉरेन करेंसी आएगी तो अपनी इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, राइट। तो वो तो आप कोई भी मार्केट को टैप करोगे तो उसके लिए वो आपको प्रमोट करेगी कि ओके यू गो हेड। तो उसकी वजह से आपको एक नया मार्केट एक्सप्लोर करने को मिला। उसके अलावा आपका एक कस्टमर बेस इंक्रीज होता है। अब मान लो कि विद इन इंडिया, अच्छा कब हम नए मार्केट में एंट्री लेते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये हो सकता है, कुछ कारण होते हैं कि मान लो कि आप पिछले 5 साल से डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हैं, ओके। अब वो डोमेस्टिक बिजनेस में करके आपको जितना एक कस्टमर की रेंज बनानी थी, ठीक है,
आपने सोचा कि चलो मेरे 2000 कस्टमर्स जो हैं वो मेरे फिक्स हो गए हैं, वो आते ही हैं, एग्जांपल दे रही हूँ। तो अब आपको लग रहा है कि आपका जिस तरह का प्रोडक्ट है या आपका जिस तरह का बिजनेस है वो 2000 कस्टमर से अब आगे नहीं बढ़ रहा है, किसी भी कारण से, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो अब आपने क्या सोचा कि मैं, यदि आप डोमेस्टिक लेवल पे काम कर रहे हो तो पहले आप रीजन चेंज करोगे, रीजन, फिर उसके बाद आप अपने सिटी या स्टेट भी चेंज कर सकते हो। इस तरह से भी आप नए मार्केट में एंट्री लेते हो और इंटरनेशनल लेवल मार्केट में तब जाते हो। उसके कुछ कुछ रीजन है कि जब आपका डोमेस्टिक मार्केट मैच्योर हो जाता है। मैच्योर हो जाता है मतलब जब आपको अब यहाँ पे लग रहा है कि मैं अब यहाँ से ज्यादा कस्टमर फेच नहीं कर पा रहा हूँ, जितना आना था उतना आ गया, अब मुझे नए मार्केट ढूंढने पड़ेंगे मेरे प्रोडक्ट को बेचने के लिए। एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि एडेप्टेबिलिटी जो होती है, मान लो कि आपने एक ऐसा नया प्रोडक्ट बनाया जिसकी एडेप्टेशन हमारे इंडिया में इतनी ज्यादा नहीं हो रही है। आपने कोई नया प्रोडक्ट बना दिया, टेक्नोलॉजी वाइज एक नया प्रोडक्ट बना दिया जिसकी एक्सेप्टेंस या एडेप्टेबिलिटी या फिर उसकी जो एक यूसेज है वो उतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से। पर आपको मालूम है कि यूएस का मार्केट टेक्नोलॉजिकल बहुत अपग्रेडेड है, चाइना अपग्रेडेड है, यूरोपियन मार्केट्स अपग्रेडेड है। उस केस में आप अपना प्रोडक्ट इंडिया में इतना ना करके सीधा फॉरेन मार्केट में करोगे। और ये भी जरूरी नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट आप पहले डोमेस्टिक में करो। आपको लग रहा है कि यदि आपका प्रोडक्ट की जो एक प्रेजेंस है वो इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है, तो इन दैट केस इंस्टेंटली आप अपना प्रोडक्ट सीधा इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करते हो, न कि डोमेस्टिक। तो ये सारे कारण होते हैं जब आप नए मार्केट को टैप करते हो, अपना कस्टमर अपना अपना एक कस्टमर बेस बढ़ाना चाहते हो, ये सारे फायदे मिलते हैं। फिर जब आप, एक चौथा कारण होता है क्यों लेके जाना चाहिए, हम बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, इससे क्या क्या फायदा हो सकता है आपकी कंपनी को और इस पैरामीटर्स पे आपको जाना चाहिए जिससे आपका भी ग्रोथ हो सकता है। उसका एक चौथा कारण मैं डिस्कस ये कर रही हूँ कि जब आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की सोचते हो, 5 साल से बिजनेस कर रहे हो, अब आपको पता है कि मेरा जो एक यहाँ से बिजनेस रेवेन्यू बन रही है वो तो बहुत अच्छी बन रही है, अब मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है। लॉजिक समझिए, यदि आपका एक सन ग्लासेस या अपना स्पेक्टेकल्स की एक आपकी एक्सपोर्ट यूनिट है, ठीक है, या डोमेस्टिक यूनिट है, नॉट एक्सपोर्ट, अभी फिलहाल आपका डोमेस्टिक बिजनेस है, जैसे फ्लिपकार्ट जैसे, या फिर अपना कौन से कोई चश्मे वाली कोई भी कंपनीज हो सकती है जो एक लोकल लेवल पे आप अपना चश्मे बना रहे थे और उसको आपने इंडियन मार्केट में सेल किया, अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है और इसकी वैल्यू आपने कितनी रखी, मान लो कि 2500, 2500 इसकी वैल्यू रखी है। तो आपने एक रीजन वाइज जब आपने चेंज करा या स्टेट या सिटी वाइज चेंज करा तो उसमें आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम 3000 तक की वैल्यू कर पा रहे हो। पर आपको ये पता है कि प्रोडक्ट मेरा बहुत अच्छा है, अब इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है। दो डिफरेंस समझना जरूरी है। एक होता है कि रेगुलर कस्टमर आना, 3000 की चीज खरीद के जा रहा है वो, ओके, और दूसरा जो इंटरनेशनल बिजनेस पे लेके जाने से फायदा क्या है, ये 3000 की चीज शायद सीधा मल्टीप्लाई हो सकती है, डबल प्राइस, 6000 रुपए। इसके लिए भी मैं अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहा हूँ। तो ये चीज हो सकती है कि जहां पे आपको शायद, जहां पे आपको अपने इंडियन कस्टमर को मीट करने के लिए अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी बढ़ानी पड़ रही है, 3000 की चीज को बनाने के लिए ज्यादा आइटम बनानी पड़ रही है, वही चीज यदि मैं मान लो कि 30 चश्मे बना रही हूँ, 30 चश्मों को बनाने का मेरे को रिवॉर्ड मिल रहा है 3000 पर चश्मा। अब जब मैं इसको इंटरनेशनल मार्केट पे ले जाऊंगी तो मैं 15 चश्मे बनाऊं तो भी मुझे डबल प्राइस मिल रहा है। तो प्रोडक्शन कम करना पड़ा और पैसे मुझे इतने मिल गए जितने मेरे को ऑलरेडी डोमेस्टिक में मिल रहे हैं, और या तो हो सकता है इससे ज्यादा भी मिले, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैटर करती है एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की। आपको जितना आपका एक होता है कि डोमेस्टिक, कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको बनाने के लिए, बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केट में यू नीड अ सर्टेन टाइप ऑफ टैलेंट। आपको उसको बेचने के लिए कुछ टैलेंट चाहिए। ऐसा कोई प्रोडक्ट है आपका जिसको बेचने के लिए टैलेंट चाहिए,
वो टैलेंट आपने इंडिया में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी, मिले भी, पर आपको लगता है कि जब मैं फॉरेन जा रहा हूँ तो मुझे वहां का कोई टैलेंट से ये चीजें जल्दी वर्कआउट हो जाए। तो हमारा नेक्स्ट लेवल पे लेने का फायदा क्या है कि आपके पास एक टैलेंट लोगों का बढ़ता है, लोगों को आप अपने बोर्ड ऑफ ऑपरेशंस पे लेके आते हो, जिसकी वजह से जो चीज को आपको सेल करने में टाइम लग रहा था वही चीज अब आपकी ज्यादा फास्ट हो गई, उस पर्टिकुलर टैलेंट ऑफ पीपल को लाने की वजह से। तो यू मीट अ न्यू टैलेंट व्हेन यू गो ऑन द इंटरनेशनल लेवल, राइट? फिर ऑब्वियसली आपका फायदा है उस बिजनेस को लेके, तभी आप उस बिजनेस को कर रहे हैं, आपको बेनिफिट मिलने वाला है, आपको उससे कुछ इनकम बनने वाली है, जनरेट होने वाली है, तब आप उस लेवल पे जा रहे हैं, राइट? आपकी इसके अलावा इंटेंशन क्या है कि कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी हो रही है। आपने जो रेपुटेशन इंडिया लेवल पे बनाई, लेकिन फॉरेन मार्केट में आपकी जो एक कॉम्पिटिटिवनेस है, ठीक है, आपको एक ग्रोथ मिला कि मैं दूसरे मार्केट के साथ भी कॉम्पिट करने के लिए सक्षम हो रहा हूँ, न कि सिर्फ लोकल मार्केट पे। अब मेरा स्टैंडर्ड बढ़ गया है, तो मैं अब उसको कॉम्पिटिटिव लेवल पे लेके जाऊंगा और अपनी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी, ठीक है। अलावा और भी बहुत सारे फायदे हैं। एक इंपॉर्टेंट फायदा ये है कॉस्ट सेविंग। आपको लगेगा कि मैम इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने से कॉस्ट सेविंग कैसे हो सकती है? इसके लिए मैं एक आपको अदर वे राउंड एग्जांपल देती हूँ। अदर वे राउंड, ध्यान से सुनना। आपको मालूम है कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा बीपीओज है, हमारे दूसरी फॉरेन मार्केट्स हमारे इंडिया में बीपीओ खोलती है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर जो है उनके कंपैरिजन में हमारे यहाँ लेबर सस्ती है, राइट? इसलिए हमारे यहाँ बीपीओ जैसे बहुत खुल रहे हैं। अब आपको ये समझना जरूरी है कि सामने वाले लोग का लेबर कॉस्ट ज्यादा है, इसकी वजह से वो हमारी कंट्री की लेबर कॉस्ट कम होने की वजह से यहाँ पे बीपीओ खोल रही है, तो उसका क्या हो रहा है? अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट सेव हो रही है ना। वही कारण हमारी कंट्री के लिए भी अप्लाई होता है। यदि हम सामने वाली कंट्री में, हम जब इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जिसमें आपको टेक्निकल एडवांसमेंट की जरूरत है, आपने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, आपको मालूम है कि मैं ये वाला प्रोडक्ट बनाऊंगा। अब एक एग्जांपल देती हूँ उसके लिए। इंडिया में बहुत ज्यादा घर घर में कुकिंग ऑयल जो होता है, कुकिंग ऑयल वो बहुत ज्यादा वेस्ट भी होता है, राइट? यदि कोई तली हुई आइटम बना देते हो, उसके बाद जो तला हुआ तेल रहता है हम वो रीयूज कर लेते हैं, जबकि हेल्थ स्टैंडर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाए तो वो हमारे लिए हानिकारक होता है जब वो तेल को रीयूज करते हैं, ठीक है, लेकिन इंडिया में फिर भी हम वो रीयूज कर लेते हैं। वही फॉरेन मार्केट्स में क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे जो फॉरेन कंट्रीज है वो वेस्ट ऑयल को नहीं यूज करती है, उसका वहां पे प्रोडक्शन होता है और बहुत बड़े लेवल पे उसका बिजनेस है। उसको बोलते हैं वेस्ट कुकिंग ऑयल या यूज्ड कुकिंग ऑयल, यूसीओ। उस चीज को वो प्रोडक्शन करके उसको पूरा नया मतलब नए रूप में कन्वर्ट करके उसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते हैं। बहुत बड़ा मार्केट है उसका, ठीक है। इंडिया में तेल बहुत है वेस्ट कुकिंग ऑयल, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं है क्योंकि फैक्ट्रीज या ऐसी प्रोडक्शन हाउसेज नहीं है जो उसको कन्वर्ट कर सके, ठीक है। उसके लिए कुछ पर्टिकुलर टेक्निकल चीजें चाहिए, ठीक है, और जिसका खर्चा बढ़ सकता है, तो इंडिया भी क्या करती है, इंपोर्ट करती है। यदि ऐसी आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स हो आपके पास जिसको आपकी लेबर कॉस्ट सेव कर सकते हो या टोटल ओवरऑल कॉस्ट सेव कर सकते हो आप, तो इट्स बेटर टू आप क्या करोगे, सामने वाली कंट्री से यदि आपको वो वेस्ट कुकिंग ऑयल इंडिया से चाहिए जो उसकी इक्की दुक्की कंपनीज हैं जो आपको मतलब वो चीज अवेलेबल करवा सकती है, लेकिन उसका प्राइस बहुत ज्यादा होगा, तो आपके लिए क्या ऑप्शनल अच्छा रहेगा, बाहर से मंगा के फिर उसको यूज किया जाए। तो ये चीज होती है कॉस्ट सेविंग के एग्जांपल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग। अब हमें ये समझना जरूरी है कि कौन ऑलरेडी है ऐसे प्लेयर्स जो नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। अरे हम लोग नए नहीं हैं इस बिजनेस में, ऐसी कितनी सारी एस्टेब्लिश कंपनीज हैं या अपकमिंग कंपनीज हैं जो ऑलरेडी उस लेवल पे जा चुकी है।
इंटरनेशनल लेवल पे अरविंद मिल्स का सबने नाम सुना होगा, राइट? ये महिंद्रा आपने नाम सुना है, इसमें से कई ऐसी कंपनीज है जिसके नाम आपने सुने ही होंगे। टाटा स्टील, वोल्टास, एसी बनाती है ना कंपनी वोल्टास की, विप्रो, टाटा मोटर्स ले लो, लार्सन एंड टर्बो, एल&टी कंपनी, ये सारे इंटरनेशनल लेवल पे जा चुके हैं ऑलरेडी। अब ये आपको क्या लगता है, जब बनी थी तब क्या एकदम से बहुत बड़ी कंपनीज बन गई थी? इन्होंने भी छोटे लेवल से शुरुआत करी थी। रिलायंस ले लो, छोटी छोटी लेवल से ही काम करना शुरू करा था, उसके बाद ये एक लेवल पे आके फिर इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट को टैप करा। अपनी एयरटेल जो है वो भी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज, बाहर की टेलीकॉम इंडस्ट्री से टाइप करने की कोशिश करती है। रेंज रोवर जैसी गाड़ियां जो इंडिया में नहीं था उसका टाइप, उसने टाटा के साथ कोलैबोरेट किया, तो अब रेंज रोवर जैसी गाड़ियां भी इंडिया में अवेलेबल है, राइट? तो हमेशा फायदा सिर्फ एक्सपोर्ट में नहीं, इंपोर्ट में भी है, क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है कि हमारे इंडिया का कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। कई लोगों को रहता है कि सिर्फ हम एक्सपोर्ट करेंगे, नहीं, फायदा आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में है। जब आपके इंडियन कंजम्पशन में वो गाड़ियां जो एक क्वालिटी गाड़ियां जो बाहर बन रही है, यहाँ पे भी वो चीज एक्सेप्ट हो सकती है, उसको यूज किया जा सकता है, तो आप इंपोर्ट करके यहाँ पे उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सत्यम कंप्यूटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड, ये सब कंपनियां ऑलरेडी ग्लोबल कंपनीज बन चुकी है, ठीक है? तो ये हमारे लिए कोई नया नहीं है। यदि आप लोग सोच रहे हैं कि मैम हमें एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपकी सारी मीट यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि आपको अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हमारी जैसी कंपनीज है जो आपको पूरा गाइडेंस देने के लिए तैयार है। ऑल वी वांट कि यू शुड स्टार्ट डूइंग द बिजनेस। आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना है, इंटरनेशनल लेवल पे जाना है। नेक्स्ट इज वी आर ऑल देयर टू सपोर्ट यू। ओप्पो फाइनेंस सर, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? आपका हैंड रेज है। ओप्पो 59 प्रो, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ सर। हाँ, कुछ पूछना मैम चाह रहे हैं? मैं अपना हेलो, राहुल सिंह। हाँ जी, बोलिए। मैं अपना मटेरियल मैं बाहर एक्सपोर्ट करता हूँ, किसी क्लाइंट को देता हूँ। मोस्टली क्या होता है कि क्लाइंट हम नॉन नहीं होता, बाय ऑनलाइन हमने ग्रैब की होती है हाँ। डिटेल्स, या लीड्स बाय लीड्स जो होती हैं। उस केसेस में मेरी जो पेमेंट की श्योरिटी है, पेमेंट की सेफ्टी है, ओके, नंबर 1 वो हाँ। कैसे मैं सेफ रहूं। नंबर 2, ओके। कई केसेस में ऐसा होता है कि एलसी मिल जाता है, लेकिन उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी होती है कि हम अगर वहां से पेमेंट नहीं आती तो भी वो पार्टी सेफ रहती है अपने एंड से। एलसी की कुछ उनसे कंडीशंस भी होती है। राइट। मेजर पॉइंट, सबसे मेजर पॉइंट जो मेरे लिए चैलेंजिंग अभी मेरे माइंडसेट में आ रहा है कि पेमेंट की सेफ्टी, पेमेंट की श्योरिटी। ये मैम प्लीज। बहुत बढ़िया। इसके लिए भी जब आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो वी हैव अ कंप्लीट सेशन ऑन एक्सपोर्ट फाइनेंस। यदि आप लोग जब इन एक्सपोर्ट पे आ जाएंगे, पर फिर भी यदि आपने अभी ये क्वेश्चन पूछा था, आई विल आंसर दैट, डोंट वरी। बट अदर देन दैट, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि डिटेल में इस चीज को समझना है तो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन द कोर्सेज विच आर अवेलेबल। और फिर बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज भी हैं जो आपको एक गाइडेंस देंगे कंप्लीटली, जो आपके प्रोडक्ट से आपको इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको समझाने के लिए। फिलहाल जो आपका क्वेश्चन है कि पेमेंट टर्म्स को लेके कि क्या सिक्योरिटी हो सकती है, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं तो एक देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोड्स ऑफ पेमेंट। अब आपके बायर के साथ कौन से टर्म पे डिसीजन हो रहा है, क्या डिसाइड कर रही है दोनों पार्टियां, उस पर होता है। लेकिन हम हमेशा रिकमेंड करते हैं एज ए न्यू कमर, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर द एडवांस पेमेंट। पहले चीज, आपकी अपनी तरफ से कोशिश पूरी होनी चाहिए कि आप एडवांस पेमेंट के लिए उनको कन्विंस करें। और वो कन्विंस के लिए नई पार्टी कब एग्री करेगी, जब आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत सॉलिड है, आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट उनके हिसाब से है, ठीक है, जैसा उनको चाहिए, या अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट बहुत अच्छे से अवेलेबल है जितनी उनको चाहिए। तो जो उनकी यदि बाकी सारी चीजों की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो और यदि वो जेन्युइन बायर है तो दे विल नॉट हेजिटेट टू गिव यू एडवांस पेमेंट। यदि कंप्लीट नहीं करता है तो कुछ सर्टेन परसेंटेज करेगा वो। तो कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि आपको उनके साथ एडवांस पेमेंट लो, चाहे वो 30% पहले एडवांस दे, 50% एडवांस दे, तो पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए। मान लो कि यदि वो बोलता है कि नहीं हमें एलसी पेमेंट करवाना है, ठीक है, तो एलसी पेमेंट में आपको ये चीज समझना जरूरी है कि चाहे वो कितने भी अपने पॉइंट सिक्योर कर रहा हो, अल्टीमेटली एलसी का सबसे बड़ा फायदा ये है, क्योंकि कई लोग यहाँ पे न्यू कमर्स है तो एलसी के बारे में नहीं जानते होंगे। एलसी एक तरह का मोड ऑफ पेमेंट है जिसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट गाइस। और मैं अभी भी 3 लोगों के अलावा किसी के फेस नहीं देख पा रही हूँ गाइस। मुझे सबके फेसेस दिखेंगे तो इट विल बी वेरी गुड फॉर मी टू इंटरेक्ट विथ यू गाइस। तो आप लोग कैमरा ऑन रख सकते हैं, देयर इज नो हार्म इन दैट, राइट?
तो राहुल उसमें क्या होता है कि जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट में आपको आपके मतलब बायर और एक्सपोर्टर सेलर के अलावा एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के अलावा बैंक्स इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो जब बैंक्स इन्वॉल्व हो जाती है तो आपका पेमेंट जो होता है वो सिक्योर हो जाता है। तो आप चाहे सामने वाले बायर अपने कोई ऐसे पॉइंटर्स को सिक्योर कर रहा है, तो जब वो एलसी बनाता है ना, तब उसको आपके साथ अप्रूवल लेना होता है, आपसे वो शेयरिंग करता है। तो जो यदि आपको कोई पॉइंटर्स पे यदि आपको लग रहा है कि ये आपके फेवर में नहीं जा रहा या सिर्फ उसी के फेवर में जा रहा है, तो यू कैन ऑलवेज रेज अ पॉइंट एट दैट टाइम सर, पहली बात, ठीक है। दोनों पार्टीज के पॉइंट्स एग्री हो, दोनों का फायदा हो, तभी वो बिजनेस डील आपके लिए ज्यादा हेल्दी रहेगी, पहली चीज। यदि आपको लग रहा है कि वहां से एक बड़ा ऑर्डर मिल रहा है और उनके टर्म्स पे आप एग्री कर सकते हो, तो दैट इज योर कॉल डेफिनेटली, बट चीज आपके लिए मैटर करती है कि पेमेंट आपको टाइम से आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वो एलसी के अंतर्गत आपको पेमेंट मिलने की सिक्योरिटी स्ट्रांग है, तो दैट इज द बेस्ट पॉइंट। यदि आपका एलसी है तो उसमें कोई आपको घबराने वाली बात नहीं है। जो पॉइंट्स है आपको लगता है कि वो अपना ज्यादा फेवर देख रहा है, यू कैन ऑलवेज टॉक टू द बायर एंड क्लैरिफाइड कि यदि ये पॉइंटर पे आपको एग्री नहीं हो रहा है तो आप यू कैन डिस्कस विद देम कि ये चीज पे हम हमारी तरफ से ये पॉइंट, यदि उन्होंने कुछ पॉइंट ऐड करे तो आप भी अपने एक दो पॉइंट ऐड करवा सकते हो, फिर देखते हैं कि दोनों पार्टी एग्री हो रही है। हैव यू अंडरस्टूड? ठीक है, आगे बढ़े। प्लीज प्लीज। ओके, थैंक यू। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया कि आप लोग नए नहीं हैं, ऑलरेडी बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट में हैं जो ऑलरेडी ग्लोबल हो चुके हैं। तो आप लोग देर आए दुरुस्त आए, कोई घबराने की बात नहीं है। आज से शुरू करने का सोच रहे हो तो आज से शुरू कर दो। बिजनेस को अपने को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। पर मैं हमेशा ये टिप दूंगी, जो लोग अभी नए हैं बिजनेस में, अभी बिजनेस शुरू भी नहीं करा जिन्होंने, तो उनको मैं अपनी तरफ से जरूर टिप दूंगी कि थोड़े टाइम के लिए तो डोमेस्टिक बिजनेस का एक्सपीरियंस जरूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि वहां से आपकी एक रेवेन्यू जनरेट होगी, वो रेवेन्यू जनरेट होके आप इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तभी वो मजा है, तभी वो डिफरेंस समझने में मजा है कि डोमेस्टिक में क्या फायदा था और इंटरनेशनल लेवल पे क्या फायदा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा एक और चीज समझना जरूरी है कि बिजनेस को करने के लिए, अच्छा इस पॉइंट पे मैं रुकना चाहूंगी। अब मैं थोड़ी सी वार्तालाप करूंगी आप लोगों के साथ, मेरी काफी शुद्ध हिंदी के शब्द निकल रहे हैं, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है। चलिए, जबारा राम जबारा जी, आपसे बात करना चाहूंगी, अनम्यूट करिए। राम जी, आप हैं वहां पे? हेलो। हेलो सर, कैसे हैं? अच्छे हैं, आप कैसे हैं जी? हैप्पी होली। हैप्पी होली सर। सबको समझ में, आपको सुनाई दे रही मेरी आवाज अच्छे से? जी बिल्कुल सुनाई दे रही है। और अभी तक समझ में आ रहा है सर जो भी बोला? हाँ, मगर मेरे को समझ में आया आपने जो बताया। उसके अलावा मेरा आपसे एक सवाल ये था कि बताइए। आपने बताया कि डोमेस्टिक में आपको कुछ जरूर सीखना चाहिए। हाँ। अब जैसे कि मेरा डोमेस्टिक का बिजनेस अलग है, अच्छा, और मैं जो अब इस एक्सपोर्ट के अंदर करना चाहता हूँ वो एक अलग है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। क्वेश्चन खाली मगर इतना है, कोई भी प्रोडक्ट में, जो आप करंट प्रोडक्ट में डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हो, हमें वो डोमेस्टिक बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए, अच्छा, प्रोडक्ट आपका कोई भी हो। हाँ, अब रही बात, जैसे कि मेरा इलेक्ट्रिकल एंड लाइटिंग का शॉप है, जो ठीक है। फॉल सीलिंग लाइट है और इलेक्ट्रिकल आइटम का है। तो मैं हैदराबाद में लोकल में माल यहाँ पे भेजता हूँ, डिस्ट्रिक्ट वगैरह ऐसा काम चलता है, बराबर। हम्म। अब जो जब से मैंने आपका ये वेबिनार देखना शुरू किया है, हाँ। और आपके सारे वीडियो वगैरह सब देखे हैं मैंने, बहुत ट्रेनिंग वगैरह जो हुई, तो मैंने उससे ये सीखा कि चलो मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, मगर मैं उसके अंदर ग्रीन चिली एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। जैसे कि यूनाइटेड अरब अमीरात में दुबई है, ऐसे कहाँ पे जाती है ना। तो मैंने सोचा कि पहले ग्रीन चिली का ही एक्सपोर्ट कर लूँ, तो इसके लिए मैंने सारी तैयारियां भी कर ली है। ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस बनवा दिया है, जीएसटी अलग से, मैंने जो मेरी फर्म थी उसके अलावा मैंने दूसरी फर्म खोल के उसका भी प्रोप्राइटरशिप के तौर पे अकाउंट ओपन किया, बैंक के अंदर अकाउंट ओपन कर दिया। फिर उसके बाद में आधार उद्योग भी बनवा लिया। अब मेरा एक दो काम पे अटक गया है। नंबर एक, ओके, एक तो मुझे वो जो क्या बोलते थे, एक तो पोर्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना बाकी है,
कि वो इसलिए अटका है कि मैं यदि अगर एक्सपोर्ट करूंगा तो कौन से पोर्ट से करूंगा, जैसे कि मान लीजिए नावाशिवा पोर्ट से करूंगा या चेन्नई से करूंगा, विशाखापट्टनम से, जो मेरा नजदीक कौन सा पड़ेगा। और इसके लिए मैंने एक तो ये काम रोक दिया, एक वो दूसरा कौन सा एफएमसी का लाइसेंस का होता ना, कौन सा? अपिडा का लाइसेंस बाकी है। एपिडा लाइसेंस, हाँ, अपिडा का लाइसेंस वो आपको करके देना है मुझे। अच्छा तो सर, मैं आपका बात समझ गई। नहीं, सुनिए सर, एक हाँ। एक मिनट सुन लीजिए मैडम। हाँ, बोलिए। फिर उसके बाद में मैंने जैसे कि ग्रीन चिल्ली के लिए बहुत इंक्वायरी किया, मैंने बहुत सारे सीएचए को भी संपर्क किया। तो गूगल से भी मेरे को जो सीएचए मिले उनसे मैंने कोटेशन मांगा कि सर आप। बोलिए सर। हेलो। हाँ, बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ, तो मुझे बहुत सारे सीएचए ने, किसी ने भी कोटेशन नहीं दिया है। मैंने 10 डायल पे भी कॉल करके सीएचए का नंबर लिया था, मेरे को 10 नंबर प्रोवाइड किया था, उनसे भी बात किया तो मेरे को सीएचए का कोई रेफरेंस नहीं मिला है। कारण इसका ये हुआ कि ज्यादातर लोग सीएचए होते हैं ना, हाँ। वो रेफरल कंटेनर के द्वारा माल नहीं भेजते, उनका काम सूखा सफेदा माल भेजने का होता है। और ये ग्रीन चिल्ली जो इसके अंदर रेफरल कंटेनर चाहिए। अच्छा। तो इसके लिए मैंने आपसे भी संपर्क किया था, गए वेबिनार में 7 दिन पहले ही संडे को मैंने ये भी रिक्वेस्ट किया था, बात किया था, तब मेरे को बोला था। बताइए सर। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। राम जी अभी एडमिट हो रहे हैं वापस से। हाँ राम जी बताइए, कंप्लीट करिए, थोड़ा जल्दी करिएगा बिकॉज हमें और भी टॉपिक कवर करना है। हाँ बताइए। राम जी, चलिए उनका वॉइस ब्रेक हो गया है या कुछ प्रॉब्लम लग रही है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन खाली मैं आपको इन शॉर्ट ये कहना चाह रही हूँ कि आपका जो एक टेक्निकल क्वेश्चंस है या बिजनेस को लेके पर्टिकुलरली जो भी आपके क्वेश्चंस है, जब एक्सपोर्ट लेवल पे जाना चाह रहे हैं, उसी के लिए इम्पैक्ट पर आपको सपोर्ट सिस्टम देने के लिए बैठा है यहाँ पे। उसके बारे में भी आपको किस तरह का सपोर्ट मिलेगा वो भी हम आखिर में डिस्कस करेंगे कि आपके जो भी क्वेश्चन है बिजनेस को लेके वो कैसे सॉल्व हो सकते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको आइडिया दिया जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। फिलहाल जो आज का टॉपिक है उसमें हम वापस कंटिन्यू करते हैं। मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रही हूँ कि आप लोग वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। आप लोग बीच बीच में मेरी आवाज आपको क्लियरली कट हो रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आप सभी से कनेक्ट करने की कोशिश करना चाह रही थी। तो आई होप यू ऑल आर एबल टू हियर मी। और चैट रूम में यदि हम बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग चैट रूम में प्लीज सब लोग हाई कर दीजिए और या तो ये बोल दीजिए कि मैम एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊँ। ठीक है, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप चैट रूम में लिख दीजिए कि मैम द थिंग्स आर क्लियर टू मी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। ये समझाना है आपको बिजनेस को लेके कि यदि आपको डोमेस्टिक लेवल को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है तो उसके लिए आपको ट्रेड एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या प्रोस्पेक्ट है फॉरेन एनवायरनमेंट में या फॉरेन कल्चर में, या जब फॉरेन मार्केट को टैप करोगे तो उसमें आपको बिजनेस में क्या फायदा होने वाला है। उसके लिए हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि क्या क्या अभी ट्रेड एनालिसिस चल रहे हैं, क्या हमने हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनालिसिस करा है जिसकी वजह से आपको हमारे जब सेशंस में आओगे, आप जब हमारे लाइव सेशंस होंगे तब आपको ये भी समझाया जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट का ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट का कम हो रहा है, कौन से मार्केट आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, कहाँ पे आपको अभी एंट्री नहीं लेनी चाहिए। इतनी तरह की डिटेल्स आपको दी जाएगी। ठीक है, तो आप ये देखिए, मैं आपके लिए कुछ डेटा लेके आई हूँ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का। आप देखिए 2020 से 21 तक का हमारा एक्सपोर्ट जो हुआ है ओवरऑल वो हिट, यानी हमारा कोविड टाइम के बावजूद भी हमारा एक्सपोर्ट्स आप देखिए $256 बिलियन हमारा बिजनेस एक्सपोर्ट्स हुआ है। ठीक है, अब ये माइनस में जो साइन दिखा रहा है इसका सिर्फ ये कारण है कि पिछले साल के कंपैरिजन में हमारा इतना माइनस हुआ। तो ये एनालिसिस समझने से दैट इज बट ऑब्वियस सिर्फ हमारी इंडिया की कंट्री को इफेक्ट नहीं हुआ है, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को कोविड की वजह से इफेक्ट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा एक्सपोर्ट्स हुआ है। तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस ऐसा है कि जो रुकने वाला नहीं है। ठीक है,
तो डोमेस्टिक बिजनेस को आप यदि नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो आपके लिए अभी का भी टाइम सही है, आने वाला टाइम भी सही है, तो आप कभी भी एंट्री लीजिए, आपके लिए फायदा होगा। अब इंपोर्ट का बिजनेस देखिए तो आप देखिए हमारे यहाँ 2020-21 में हमारा 340.80 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट्स हुआ है, वो भी माइनस है क्योंकि यदि एक्सपोर्ट में कम हुआ है तो हमारा इंपोर्ट भी लेस हुआ है। ठीक है, तो ट्रेड डेफिसिट समझाई जा रही है। अब यदि हम सर्विस एक्सपोर्ट्स की बात करें तो सर्विस एक्सपोर्ट्स में आप देखिए बहुत मार्जिनल माइनस है, यानी सर्विसेज में कहीं इतना फर्क नहीं पड़ा है। 183.46 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस हुआ है, जो पिछले साल की कंपैरिजन में सिर्फ -7% है, विच इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। मेरे हिसाब से कोई खामी है ही नहीं आपको यदि सर्विस एक्सपोर्ट्स में भी जाना हो तो। इंपोर्ट में भी आप देखो -12% का हमारा है, बाकी हमारा इंपोर्ट सर्विसेज भी हुए हैं, तो हमारा नेट ऑफ सर्विसेज का जो बिजनेस हुआ है ओवरऑल वो आप देख सकते हैं 76.83 बिलियन यूएस डॉलर का हमारा बिजनेस हुआ है। ओवरऑल ट्रेड भी समझाया जा रहा है आपको अप्रैल से फरवरी 2020-21 का, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ है। एक सेकेंड, हमारे अभी और कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐड होना चाह रहे हैं। ओके, इंपोर्ट्स और आपको ओवरऑल ट्रेड दिख रहा है आपको कि हमारा एक्सपोर्ट 439.64 बिलियन यूएस डॉलर का हमारा बिजनेस हुआ है। इंपोर्ट्स भी हमारा अच्छा हुआ है, एक्सपोर्ट भी अच्छा हुआ है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन डूइंग अ बिजनेस। और आने वाला टाइम प्रॉमिसिंग है हमारे लिए, तो डेफिनेटली क्योंकि जब ये थोड़ा सा भी कोरोना में रिलैक्स हो रहा है, चीजें बेटर ही हो रही है, खराब नहीं हो रही किसी के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और इंडिया की सिचुएशन बाकी सारी कंट्रीज से स्टिल बेटर है, मैं अभी अभी आपको बता दूं। सिर्फ एक जन का कैमरा ऑन है, बाकी सब अपना कैमरा ऑन रखेंगे। ठीक है, स्टेटिस्टिक्स देखिए आप, कुछ लोग ऐड होना चाह रहे हैं, ऐड कर लेते हैं। बहुत काफी लोग लेट ऐड हो रहे हैं, बट नेवर माइंड, वी आर एडिंग यू गाइस। ओके, स्टेटिस्टिक्स देखते हैं हम लोग। अब आप देखिए मैं जो बिजनेस स्टेटिस्टिक्स लेके आई हूँ वो businesstoday.in, हमारी जो एक बिजनेस टुडे है मैगजीन जो आती है ना, उनका एक एग्जैक्ट डेटा लेके आई हूँ आप लोगों के पास। तो ये आपको डेटा जो स्टेटिस्टिक्स शेयर कर रही हूँ वो बिल्कुल अप टू द मार्क है, करंट है। आप देखिए 2020-21 में जो रेड कलर का मार्किंग है वो आपको ये बता रहा है कि इंडिया का टॉप इंपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सा रहा। ठीक है, और जो ब्लू में दिखा रहा है वो आपको ये दिखा रहा है कि हमारा 2019-20 का डेटा क्या है। यानी आपको इस तरह के जो ट्रेड एनालिसिस करनी हो तो ये डेटा को जब आप कंपेयर करते हैं तब आपको उससे समझ में आ जाता है कि एक्सपोर्ट करने में अभी फायदा है या इंपोर्ट करने में फायदा है। जब एक्सपोर्ट में करूंगा तो कौन से प्रोडक्ट या कंट्रीज चूज कर सकता हूँ। ये सारी चीजें आपको जब आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे, जब आप लाइव ये सारी चीजें समझने आएंगे, तब आपको पूरी ज्यादा डिटेल में क्लैरिटी से समझाया जाएगा। अभी सिर्फ आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू समझाया जा रहा है कि किस तरह से आपको फायदा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देखिए टोटल ओवरऑल हमारा एक इंपोर्ट डेस्टिनेशन समझ में आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए एक्सपोर्ट जो है ट्रेड विंड से जो एक वेबसाइट है, इसका आप एक्सपोर्ट देखिए 2020 में हमारा सितंबर 2020 तक का एक्सपोर्ट जो है वो हमारा इतना रहा। और अब हमारा ये जो सितंबर 2019 में हमारा एक्सपोर्ट इतना रहा, और रेड में जो है वो सितंबर 2020 तक का हमारा एक्सपोर्ट ये रहा। और इंपोर्ट का भी डेटा वैसा ही है, उससे आपको ट्रेड डेफिसिट दिख रहा है। फिर आपको यहाँ पे भी देखो मैंने आपकी हेल्प के लिए कुछ टॉप 5 प्रोडक्ट्स भी लेकर आई हूँ। यदि आपको डोमेस्टिक लेवल पे आपको बिजनेस कर रहे हैं, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है या आपको कोई नया प्रोडक्ट चूज करना है, तो मैं उसके लिए भी कुछ आपको आइडिया दे रही हूँ। यहाँ पे सीरियल्स को आप चूज कर सकते हो। टॉप 5 प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सपोर्ट आयरन और हो गया। उसके अलावा हमारे पास राइस है, ऑयल सीड्स है, कारपेट्स है। और इंपोर्ट्स में हमारे जो है वो सिल्वर, कॉटन रो, न्यूज प्रिंट, गोल्ड, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, ये सारे इंपोर्ट के आइटम्स हो गए। ठीक है, ये आपके लिए डेटा में लेकर आई थी। अब इसके अलावा जो हमें कुछ चीजें और अच्छी इंपॉर्टेंट समझनी है, आपको ये लग रहा होगा कि मैम ये सब चीजें अच्छी है लेकिन क्या प्रॉमिसिंग है हमारे लिए आगे जाके, तो उसके लिए एक मैं थोड़ा सा सिनॉप्सिस लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। इकोनॉमिक टाइम्स का एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है जो बहुत पुराना नहीं है। देखिए आप 21 मार्च 2021 का डेटा लेकर आई हूँ आपके लिए, जहाँ पे क्या बताया जा रहा है, वो उनका ये सिनॉप्सिस है, उनका ये कहना है, उनका ये कंक्लूजन है कि
इंक्रीज टू ग्लोबल डिमांड, जो डिमांड बढ़ने वाली है जिन प्रोडक्ट्स के लिए, वो आप देखिए प्लास्टिक्स, केमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स एंड लो वैल्यू लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स। ओके, फिर मशीन मेड कारपेट्स एंड नॉन लेदर फूडवेयर, ये सारी आइटम्स का प्रोस्पेक्ट ज्यादा है बिजनेस में। अब ये कौन बोल रहा है, किसका एनालिसिस है? अजय सहाय जी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ FIO। अब FIO क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ही बनाई है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको। इसके डायरेक्टर का कहना है कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर सच एज हैंडीक्राफ्ट, सिरामिक प्रोडक्ट्स एंड कॉटन यार्न फैब्रिक्स टू आर शोइंग साइंस ऑफ फर्दर स्ट्रेंथनिंग। ये सारे बिजनेस में, ये सारे प्रोडक्ट में आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। तो यदि आपको प्रोडक्ट चूज करना है या ऑलरेडी आपका कोई करंट प्रोडक्ट है ये वाले, तो आपको ये आगे एक्सपांशन करने में आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह के आपके लिए प्रॉमिसिंग आर्टिकल्स हैं जो इससे आपको एक थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि हाउ वी गोना अचीव दिस टारगेट। सबके मन में यही आ रहा होगा क्वेश्चन कि मैम ये हम किस तरह से हमारे गोल को अचीव करेंगे। तो उसके लिए कुछ पॉइंटर्स आप समझ लीजिए। कुछ लोग बात करना चाह रहे हैं, एक सेकेंड देख लेते हैं। मानिक जी आप क्या बोल रहे हैं? आई डिडंट गेट यू। आप चैट रूम में जो लिख रहे हैं आप प्लीज बोलिए, मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या लिखा है। अनम्यूट कर लीजिए मानिक जी। मानिक घोड़े जी, आर यू देयर? अनम्यूट करके बताइए क्या बोल रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, क्या बोल रहे हो? नहीं, आपकी आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर। आप चैट रूम में लिख दीजिए फिर से कि क्या लिखना चाह रहे हैं आप। एक बार चैट रूम में क्लियर लिखिए, हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख दीजिए। ठीक है, जिनको भी कुछ बोलना है वो चैट रूम में लिख सकते हैं क्योंकि आप लोगों की तरफ से वॉइस ब्रेक हो रही है। एनीवे, अब आपको ये समझना जरूरी है कि हम ये डिजायर कैसे करेंगे, हम ये जो हमारे जो डिजायरेबल गोल्स है उसको अचीव कैसे करेंगे। उसके लिए कुछ पॉइंटर्स हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी रिलेशनशिप जो है फॉरेन मार्केट के साथ उसको लिवरेज करोगे, उसको स्ट्रेंथन करोगे। ठीक है, अब आप बोलोगे रिलेशनशिप से क्या मतलब है? रिलेशनशिप से सिंपली ये मतलब है, अभी भी कुछ लोग ऐड हो रहे हैं, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, लिवरेज करने से ये मतलब है कि यदि आपका कोई फॉरेन बायर है ऑलरेडी, या आप किसी को जानते हैं, या आपके कोई नोन कांटेक्ट में है जिसके साथ अभी आपने बिजनेस का फॉर्मेट डिस्कस नहीं करा है। कई बार जो नए बिजनेस में, क्योंकि अभी हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि आप लोगों ने अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू ही नहीं करा है, अभी आप सिर्फ डोमेस्टिक बिजनेस में, तभी आप ये टॉपिक समझने आए मेरे पास, राइट? तो यदि आप डोमेस्टिक बिजनेस में हो और यदि आप उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपके कोई जो नोन सर्कल में कुछ लोग होंगे जो ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज में हो, या तो ये हो सकता है आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, उनके रेफरेंसेस हो सकते हैं जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप उनके साथ अपना एक रिलेशनशिप को डेवलप करने की कोशिश करो। हो सकता है कि अपने नॉन कांटेक्ट में ही आपकी बिजनेस पॉसिबिलिटीज बढ़ जाए। ठीक है, तो ये सबसे पहला एक तो तरीका हो गया अपने जो डिजायर्ड गोल है उसको अचीव करने का, कि पहले तो मैं अपने ही होराइजन में जितने लोग हैं उनको मैं कनेक्ट कर लूं, शायद उसी में से कोई मिल जाए। और हो सकता है कि उनकी फील्ड अलग हो, मान लो कि वो कुछ और फील्ड में काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो फॉरेन कंट्री में है, तो आप कुछ तो फायदा उठा ही सकते हैं, जहाँ पे आप उनको एक बिजनेस पार्टनरशिप का ऑफर दे सकते हैं, उनको ये साइड अर्निंग का एक ऑप्शन दे सकते हैं कि आप जो भी करंट कर रहे हो सर आप करो, लेकिन एक साइड अर्निंग की अपॉर्चुनिटी में दे रहा हूँ, उससे आपको नुकसान तो है नहीं। तो शायद वो हो सकता है कि वो आपके लिए इंटरनेशनल बायर बन जाए उस कंट्री में। आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप अपने नॉन कॉन्टेक्ट को एक्सपोर्ट कर लोगे, वो वहां पे चीजों को एक्सपोर्ट डोमेस्टिक एक्सपोर्ट कर देगा, पैसा वहां से कमाएगा और फिर वो आपको यहाँ पे पास ऑन कर देगा। तो ये ज्यादा सिक्योर हो गया आप लोगों के लिए तरीका। उसके अलावा एक सेकेंड और भी है जो लोग आ रहे हैं अभी। हाँ,
इसके अलावा आपको अपनी डिजायरेबल गोल को अचीव करने के लिए अपने कैपिटल को एसेस करना पड़ेगा। आपको इतना तो थोड़ा बेसिक तो चीज समझ में आ रही है कि यदि हमें इंटरनेशनल लेवल पे जाना है तो हमारे फंड ज्यादा होने चाहिए। ऑब्वियसली यदि आपका फंड 5 लाख का है तो हो सकता है कि जब आप यूएस मार्केट में एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हो तब आपका एक फाइनेंशियल कैपिटल काफी स्ट्रांग होना चाहिए। आपका पैसा आपको ज्यादा लगाना पड़ सकता है, इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, अपने वहां पे एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनानी पड़ सकती है, कोई भी कारण हो सकता है। या तो आप वहां पे कोई ऑफिस बनाने का सोच रहे हो, यदि आपको डायरेक्ट बायर से डील नहीं करनी है लेकिन आपको अपनी पैरेलल ऑफिस यूएस में खोलनी है तो वो उस रूप में आप किसी भी रूप में शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, आपको यदि एजेंट हायर करना है, आपको अपने नोन कॉन्टेक्ट्स को अप्रोच करना है, आपको वहाँ की B2B कंपनीज को कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको अपना कैपिटल को एसेस देनी पड़ेगी, आपको बढ़ाना पड़ेगा अपना कैपिटल। ये भी एक तरीका है जिससे आप अपने गोल तक अचीव कर पाओगे, अपने गोल तक पहुंच पाओगे। ठीक है, एक महत्वपूर्ण एक होती है चीज जो आपको करनी चाहिए, वो ये है कि आपको कोई भी मार्केट में एंट्री लेने से पहले, यदि आपको एक डिजायरेबल गोल चाहिए तो उस मार्केट में एंट्री लेने से पहले वहां का मार्केट रिसर्च करवाना चाहिए। मैं इनिशियल अपॉर्चुनिटीज में डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपको R&D में अपना टाइम इन्वेस्ट करना है और पैसा लगाना पड़े तो वो भी लगाना चाहिए। अब इसके आपको कॉस्ट सेविंग के आइडियाज आपको इम्पैक्ट पर के जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वहां पे आके आपको वो भी समझ में आएगा कि वो पैसा भी हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, कि जिससे हमारा R&D में पैसा कम लगे और हमें इफेक्टिव रिजल्ट मिले, वो सारी चीजों का भी गाइडेंस दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो आज का हमारा एक वेबिनार है जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग में डेवलप करना चाहती हूँ, तो आपको मार्केट रिसर्च में अपना टाइम और मनी थोड़ा उस मार्केट में एंट्री लेने से पहले इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका गोल आप जल्दी अचीव कर पाए। ठीक है, उसके अलावा सामने वाली कंट्री की यदि आप लैंग्वेज या उनकी जो बोलने की भाषा है, एक्सप्रेशन से यदि वो समझ पाते हैं तो भी आपका बिजनेस करने में आसानी होगी और बिजनेस को फास्ट शेप देने में आसान हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। हमारी इंडिया इतनी डाइवर्सिफाइड कंट्री है, हर एक एरिया में आप बढ़ते हो तो एक भाषा में चेंज आ जाता है। वो भाषा में जब आप उन लोगों से उन्हीं की भाषा में जब आप कम्युनिकेट करते हो तो एक ना चाहते हुए भी एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है। ठीक है, आप कुछ चाह नहीं रहे हो लेकिन एक कनेक्शन बन जाता है। वो कनेक्शन की वजह से आपको कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए उनसे या उनकी कोई मदद चाहिए तो वो ज्यादा आपके लिए पॉसिबल हो जाती है। ठीक है, वही चीज यानी सिर्फ इंडिया लेवल पे नहीं, लैंग्वेज एक ऐसा सेंसिटिव मैटर है कि यदि आप जर्मनी के मार्केट से डील करना चाह रहे हो, चाइना के मार्केट से डील करना चाह रहे हो और लैंग्वेज आपको लगता है सर मैम लेकिन ये लैंग्वेज सीखना कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, आप 6 हफ्तों या मैक्सिमम 2 महीनों से 3 महीनों में भी आप अच्छे से लैंग्वेज सीख सकते हो कोई भी। यदि आपको आपका आइडेंटिफाई मार्केट चाइना है और आपको पता है कि मेजर बिजनेस वहीं से आने वाला है, तो देयर इज नो हार्म इन लर्निंग अ लैंग्वेज। और आपको पता नहीं होगा लेकिन एक टाइम था जब चाइना भी चाइनीज के अलावा कोई लैंग्वेज स्पीक नहीं करता था। उनको अपना ये जो एटीट्यूड है वो चेंज करना पड़ा। वहां पे भी अब फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जा रही है, वहां पे भी डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं अब। तो उन्होंने भी अपना जो एक बहुत सालों तक रहा वो नहीं चेंज कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना का एक माइंडसेट कैसा है, उनको पूरे वर्ल्ड पे रूल करना है और वो आज भी माइंडसेट है, चेंज नहीं हुआ है। पर अब वो कुछ नए नए पेत्र अपना रहे। वो ये सोच रहे कि अब हम लोगों की लैंग्वेज समझ के भी शायद एंट्री ले लेंगे, लोगों को बहला लेंगे, फुसला लेंगे। दैट इज समथिंग अ डिफरेंट टॉपिक। बट कहने का मतलब है कि उनको भी बैंड होना पड़ा, उनको भी चीजों को सीखनी पड़ रही है। अब उनको कम्युनिकेट करना है तो उनके ट्रांसलेटर नहीं होते हैं, उनके पास वो चीजों की अंडरस्टैंडिंग होने के लिए वो लैंग्वेज सीखी जाती है। तो ये एटीट्यूड यदि चाइना अपना सकता है तो हम क्यों नहीं, हमारे पास तो स्किल्स भी है, टाइम भी है और हमारे पास शायद बिजनेस करने की स्किल्स भी ज्यादा है, क्योंकि वी इंडियंस आर बॉर्न बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन। आई डोंट नो, यदि आप कोई पढ़ाई भी कर रहे हो या आप इंजीनियर हो या कोई भी हो, आप मानोगे नहीं सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से इंटरनेशनल बिजनेस सीखने आते हैं। आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 500 पीपल इन लास्ट 2 years और उसमें से कितने नंबर ऑफ परसेंटेज से जो इंजीनियर्स थे। अब इंजीनियर्स का और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनमें वो बिजनेस स्किल्स हैं
क्योंकि वी आर इंडियंस, तो वो इंडियंस के पास एक नेचुरल बिजनेस टैलेंट होता है। तो जब ये सारी स्किल्स है तो क्यों ना हम उसको और एक्सपांड करें, ठीक है, हम उसका ज्यादा से ज्यादा बेहतर यूज करें। तो एक तो आप लैंग्वेज कर सकते हो, कल्चरल डिफरेंसेस उससे काफी मीट कर पाओगे। आपको यदि कोई चैलेंज है कि वो चीज आपको कुछ बता नहीं पा रहे हैं और आप उनको समझा नहीं पा रहे हो, तो लैंग्वेज बैरियर की वजह से वो जो चीज नहीं हो पा रही थी वो हो जाएगी। तो इसकी वजह से भी आपका गोल जो है वो आप जल्दी अचीव कर लोगे। उसके अलावा वहां के टैलेंटेड एम्प्लॉयज को आप अपने बोर्ड पे लाने की वजह से आपका एक जो काम है वो जल्दी हो जाएगा। उसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ। आपको पता है इंडिया में बुलेट ट्रेन आने वाली है, राइट? तो इंडिया ने क्या करा, कोलैबोरेट किया जापान के साथ, ठीक है, वहां की पूरी टेक्निकल टीम सर्विस प्रोवाइड कर रही है हमको, तो वो सर्विस एक्सपोर्ट कर रही है। वेरी गुड एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो वो लोग हमारे इंडिया को सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस उनकी कुछ टेक्निकल टीम है जो इंडिया में आके हमारे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉय कर रही है, हमारे लोगों को उस बोर्ड पे ट्रेन कर रही है कि ये चीजें फास्ट हो सके, क्योंकि वहां का पूरा टीम तो आ नहीं सकता है। तो हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी मिली इस काम पे करने के लिए। तो वैसे ही जब आप यानी जापान वाला भी जब यहाँ पे आके हमारे एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट देता है या हमारे यहाँ की यूज करता है स्किल्स को ट्रेनिंग देने के बाद, वैसे ही आप भी उनकी कंट्री में जाके उनके लोगों को बोर्ड पे लाना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, ठीक है, चीजें फास्ट हो जाएगी। और क्योंकि उनकी गवर्नमेंट की नजर में भी आप आओगे, बात ये भी एक एंगल समझना जरूरी है कि जब आप उनकी कंट्री में उनके लोगों को एम्प्लॉय करोगे तो उसकी वजह से जो आपके लीगलिटीज हैं बिजनेस को लेके उसको भी थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को फिनिशिंग देना है, एक एक कंप्लीट आउटलुक देना है जो फॉरेन मार्केट में डिमांड चल रही है। वो चीज करने से भी आपका डिजायर्ड गोल आप अचीव कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब ये जो सारी जो आपको अचीवेबल गोल्स के लिए जो पॉइंटर्स बता रही हो ना गाइस, ये आप अपॉर्चुनिटी भी समझो और इस पे आपको काम करना है। यदि आप काम नहीं करोगे तो ये सारी चीजें आपके लिए चैलेंज बन जाएगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। तो यदि अभी जो सबसे ज्यादा पूरे दुनिया में चल रहा है वो है डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है, आपको एम्ब्रेस करनी पड़ेगी ये डिजिटल टेक्नोलॉजी को। You have to welcome. When you will welcome, your desired goals are actually achievable. You all can achieve those goals. It's not a rocket science. ठीक है, तो ये चीज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट हो जाए कि हर जगह पैसा बचाया जाए। आपको पैसे बचाने के तरीके आप जब हमारे प्लेटफॉर्म पे आओगे बताई जाएगी, लेकिन उसके अलावा एक माइंडसेट जरूर रखना कि जहाँ पे जो चीज की जितनी जरूरत है वहां पे पैसा लगाने से झिझकना नहीं है। वो चीज जब आप करोगे तो चीज आप ही की फास्ट होगी। जो चीज का रिजल्ट आपको 6 महीने में आने वाला है वो 3 महीने में या 2 महीने में भी आ जाएगा, जस्ट बाय यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये सब आप काम करोगे। अब ग्लोबल ट्रेड रेडीनेस, आपको क्या क्या करना है, ये भी चीज है कि ग्लोबल मार्केट के लिए रेडीनेस के लिए एक चेकलिस्ट होगी। आपको साथ साथ में जो पीपीटीज में शेयर कर रही हूँ, आपको कुछ पॉइंटर्स अपने नोटबुक पे लिखने हैं तो आप लिख सकते हो, क्योंकि ये विद लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज के साथ मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। तो यदि आपको कुछ पॉइंटर्स लिखने हो तो आप साथ साथ में लिख भी सकते हो। आपको ग्लोबल ट्रेड के रेडी होने के लिए यू हैव टू डू सर्टन थिंग्स, तो वो चेकलिस्ट आपको चेक करनी है। पहली चीज, अपना एक बिजनेस मॉडल को ऐसा बनाना है जो सस्टेनेबल हो। ऐसा मॉडल बनाइए जो लॉन्ग टर्म हो और जो सस्टेन कर पाए, ठीक है। आपकी जो भी बिजनेस प्लानिंग है, बीइंग अ कंसल्टेंट, हम जब भी एंटरप्रेन्योर्स को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं हम उनके लिए एक बिजनेस प्लान बनाते हैं, ठीक है। वो बिजनेस प्लान आपको आने वाले 5 साल के लिए तैयार करता है। तो वैसा कोई मॉडल आपको बनाने की तैयारी करनी चाहिए। उसके अलावा आपको इंटरनेशनल ट्रेड ऑपरेशंस कैसे वर्कआउट होते हैं वो समझना चाहिए, उसकी सारी तैयारी कर लेनी चाहिए। फाइनेंशियल कमिटमेंट आपका अपने बायर के साथ, उस कंट्री के साथ किस तरह से होगा, वो सारा चीज आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। आपका नेटवर्क इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क। आप डोमेस्टिक लेवल से भी शुरू कर सकते हैं अपना नेटवर्क बनाना, ठीक है। इस बिजनेस में यदि आपका नेटवर्क स्ट्रांग है तो ये बिजनेस को आपको सक्सेसफुली करने से कोई नहीं रोक सकता। वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चाहे वो सप्लायर का नेटवर्क हो, आपका कस्टमर्स का नेटवर्क बढ़ाओ, आप अपने एक्सपोर्टर्स के नेटवर्क बढ़ाओ, अपने मर्चेंडाइजर्स के, अपने मैन्युफैक्चरर्स के नेटवर्क बढ़ाओ, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है।
टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना है और उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, इसके लिए आप रेडी हो जाएंगे, फिर आपका इंटरनेशनल मार्केट को डेवलप होने से कोई नहीं रोकेगा। ग्लोबल रेडीनेस की चेकलिस्ट है वो आपके सामने है, ये चीज आपको इन चीजों पे काम करना शुरू कर देना है, जिसकी वजह से आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। अब आपको इम्पैक्ट एक्सपर्ट कैसे असिस्ट करेगा, हाउ दिस कंपनी इज गोइंग टू असिस्ट यू, हाउ दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। पहली चीज, आपको एक पूरा ट्रेनिंग मॉडल दिया जाएगा, ठीक है, जहां पे आपको पूरी तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इन एंड आउट का ट्रेनिंग समझाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, बिजनेस को लेके पूरे एथिक्स समझाए जाएंगे, ठीक है, आपको इंटरनेशनल मार्केट को लेके जो भी चीजों की इंपॉर्टेंस है वो समझाई जाएगी, जिससे आपको बिजनेस करने के लिए आसानी हो, आपको नए चैलेंजेस को एडेप्ट करने के लिए तैयार किया जा सकता है। ये सारा नॉलेज बेस्ड है वर्क है, आपको बिजनेस वर्क के रिलेटेड भी जो भी असिस्टेंस है वो भी प्रोवाइड किया जाता है, आपको अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए भी कुछ गाइडलाइंस दी जाएगी। मालूम पड़ा कि कुछ कंट्रीज में अभी बिजनेस एंट्री लेना अच्छा है, कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करना अच्छा है, वैसे कुछ अपॉर्चुनिटीज है वो भी आपको इम्पैक्ट एक्सपर्ट गाइड करेगा, बताएगा। फिर कंप्लीट आपको बिजनेस सेटअप का सपोर्ट दिया जाएगा, आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस को सेटअप कैसे किया जा सकता है, स्पेशली इंटरनेशनल बिजनेस को, वो भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे बताया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आपको करेंगे, किस तरह से हेल्प करेंगे, ये अब आपको समझाना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में सभी लोग ध्यान से सुनेंगे इसको। आपके लिए क्या क्या चीजें अवेलेबल है, एवरीबॉडी यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि सिर्फ 1 मंथ में विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज बैकग्राउंड आपको ग्लोबल ऑनलाइन बैच यहाँ पे बनाई जाती है, जिसमें आपको पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सेटअप प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। आपके 8 ऑनलाइन प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके हर तरह के क्वेश्चंस, जैसे हमारे कुछ सर थे, जैसे राम सर हैं, उनके जितने भी टेक्निकल क्वेश्चंस, उनके बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो भी क्लियर करे जाते हैं। एज पर द टॉपिक्स जो भी हम कवर करेंगे वो भी आपको असिस्टेंस दिया जाएगा, यानी जो टॉपिक आपके लिए हमने इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि उन्हीं टॉपिक्स में आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउट्स कवर हो जाए, और उसके लिए जो भी क्वेरी है उसके लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप हमसे क्वेश्चंस करें, हम आपको तभी के तभी इन हैंड आंसर दे दें, ठीक है। उसके अलावा स्टेप 2 क्या है, पहले आपका ट्रेनिंग होगा, ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे आपका पूरा स्टेप बाय स्टेप बिजनेस को सेट किया जाएगा, इंक्लूडिंग गिविंग यू अ गाइडेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन एंड व्हाटएवर द फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू सेट अप अ बिजनेस, वो असिस्टेंस भी आपको दिया जाएगा। इसके अलावा हैंड होल्डिंग, आपको CHS, क्योंकि बेसिकली पोर्ट ऑपरेशंस के लिए CHA बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, कस्टम हाउस एजेंट्स होते हैं, फॉरवर्डिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये सारा आपको सपोर्ट सिस्टम या कॉन्टेक्ट रेफरेंस ये सब भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा स्टेप 3 पे। स्टेप 4 लाइफ टाइम सपोर्ट सिस्टम रहेगा, आप चाहे हमारे साथ बाद में जुड़े या ना जुड़े, लेकिन हमारी तरफ से आपको एक हेल्प डेस्क है, 24 आवर्स लाइफ टाइम सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, जहां पे भी है आपको हर तरह का असिस्टेंस बाद में भी दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको हमारी तरफ से सारी चीजें अवेलेबल है। अब हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड हैं ये भी आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ आपको ये समझाया जाएगा कि किसी भी प्रोडक्ट को लेके या किसी भी बिजनेस के लिए क्या क्या लाइसेंसेस लग सकते हैं, किस तरह के उसके HS कोड होते हैं, RCMC क्या होता है, ये सारा प्रोडक्ट सिलेक्शन को कैसे किया जाए, उन प्रोडक्ट्स के लिए सोर्सिंग कैसे ढूंढी जाए, ये भी समझाया जाएगा आपको। फिर प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्रीज में कैसे पिच किया जाए, उसके लिए मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करे, इंटरनेशनल मार्केटिंग को लेके क्या टेक्निक्स अपनानी चाहिए जिससे हमारा प्रोडक्ट को हम मार्केट कर पाए, उस मार्केट में एंट्री ले पाए। फिर बायर को ढूंढते कैसे हैं, इसकी भी टेक्निक सिखाई जाएगी कम्युनिकेशन के लेवल पे, और जेन्युइननेस ऑफ द बायर को कैसे ढूंढते हैं, बायर को कैसे ढूंढा जाता है, ये भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। इतना सारा सपोर्ट सिस्टम सिर्फ आपको वन स्टॉप डेस्टिनेशन पे मिलेगा। उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंटेशन, आपके प्रोडक्ट या आपकी कंपनी से रिलेटेड आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट है उसका भी गाइडेंस आपको दिया जाएगा। CNF शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सिस्टम कैसे ऑपरेट होगा वो भी आपको क्लियर करा जाएगा। और इसके अलावा इंश्योरेंस एंड रिस्क कितनी होगी, किस तरह से आपको इंश्योरेंस सपोर्ट मिलता है इस बिजनेस में, ये भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या क्या है
वो भी आपको बताया जाएगा। और लास्ट नॉट द लिस्ट, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स क्या हैं, क्या इंसेंटिव्स देती है एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को, वो भी आपको क्लियरली यहाँ पे शेयर किया जाएगा। नॉलेज से लेके कोई भी लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करना हो तो वो भी हम आपको सपोर्ट सिस्टम देते हैं। अब इस कोर्स की फीस क्या है, ठीक है, इस कोर्स की फीस है, लाइफ टाइम इनकम है, वन टाइम फीस है। इंडिया में है तो आप 15,000 आपको पे करना होगा, और यदि आप दुबई में है तो 1500 AED, और यदि दूसरी कंट्रीज में है तो $500 आपको पे करना होगा, जस्ट टू गेट द सर्विसेज व्हाट वी आर हियर फॉर। और जितना भी मैंने आपको बेनिफिट प्रोग्राम्स बताए, जितने भी आपको सर्विसेज हम आपको देने वाले हैं, उन सबके बारे में आपको जो बताया, उसकी आपके सामने ये चार्जेस हैं। इट्स अ वन टाइम फी, इट इंक्लूड्स ऑल, इसमें कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं है, 20% डिस्काउंट है यदि आप दोनों पैकेजेस लेते हैं तो, ठीक है। अब क्या है इसके और भी डिटेल्स, अब आपको थोड़ा हमारी जो कंपनी है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में भी थोड़ा आपको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम अभी क्वेश्चन आंसर्स राउंड शुरू करेंगे। किसी को भी पर्सनल कोई क्वेश्चंस हैं इस रिलेटेड टॉपिक के तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप ये देख सकते हैं जो हमारे मिस्टर वैभव शर्मा हैं जो रिसीव कर रहे हैं बुके, वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से उनको ये डेलीगेशन की तरफ से उनको ये अवार्ड मिला है, ये आप देख सकते हैं, उनको रिकॉग्निशन मिली है। उसके अलावा आप देखिए ग्लोबल बिजनेस लीडरशिप अवार्ड भी मिल चुका है, ट्रॉफी लेते हुए हमारे मिस्टर वैभव शर्मा सर हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ट्रेनिंग लीडरशिप अवार्ड बाय एशियन अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ईयर 2020 में उनको मिला है ये अवार्ड। ये सारी थोड़ी हमारे हाइलाइट्स है, हमारे अचीवमेंट्स के हाइलाइट्स है, आप सभी के साथ हम शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। अब लाइफ टाइम सपोर्ट सिस्टम के लिए हमारी एक ऐप है जो आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, GFE ऐप। आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल करनी है, और आपको कोई भी अपडेट चाहिए हो, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज चाहिए हो तो वहां पे आपको विजिबल होगा, आप इजीली इसको एक्सेस कर पाएंगे, विजिट कर पाएंगे। यू जस्ट हैव टू डाउनलोड दिस ऐप एंड यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अब आप लोग वन बाय वन अपने हैंड रेस करें और मैं उन सब से बात करना चाहूंगी। जो भी लोग बात करना चाहते हैं वो अपना हैंड रेस करेंगे। आप सिस्टम में हैंड रेस कर सकते हैं। सभी के साथ मैं चाहूंगी बात करना, तो यदि आपके क्वेश्चंस है तो आप पहले हैंड रेस करिए, और बाकी हम सभी से बात करके आपका थोड़ा बैकग्राउंड समझेंगे, आप क्या करना चाह रहे हैं थोड़ा सा वो भी। चलिए सिद्धू जी ने हैंड रेस करा है, सिद्धू जी से बात करते हैं। बताइए सिद्धू जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। अच्छा मैडम, सपोज मुझे मतलब हमें बहुत थोड़ा बहुत नॉलेज है इस बात का, ठीक है। सर सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आपको मेरा सेशन कैसा लगा वो बताइए, और फिर हम आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उसमें से बहुत सारे क्लियर भी हुए और सेशन भी अच्छा था। और बेसिकली क्या हम लोग चाहते हैं ना कि मतलब मैं सबकी तरफ से एक क्वेश्चन था कि हाँ। आपने जो बताया ना, हाँ। अभी बहुत सारे जन है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस भी और नए भी है, थोड़ा नॉलेज भी है, ठीक है। Right. बट किसी को ये पता नहीं कि एग्जैक्टली इसका जो रूट होता है, मतलब स्टार्ट 1 से लेके एंड तक, ए से लेके जेड तक, ठीक है। हाँ। तो वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं बट उनको पता नहीं होता, भले कितने भी नॉलेज है, कहीं ना कहीं पर्सन अटकता है, ठीक है। तो वो लेवल पे आप कैसे हेल्प करते हैं? बिकॉज सॉरी टू से दैट, बट आप पूरा मत, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो स्टार्टिंग में वेबिनार लेते हैं और बहुत सारे चीज भी बताते हैं कि हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। बट जब भी कोर्स करते हैं ना मैडम, तो उसके बाद हम लोग जाते हैं ना एज अ स्टूडेंट, भले एनीवे उसका एज कितना है क्या है दैट इज नॉट मैटर, बट वो जब भी वो स्टूडेंट वहां पे जाता है ना, वो स्टूडेंट रहता है, ठीक है। उसको हेल्प इतने लेवल पे करना चाहिए जैसे कि वो बच्चा केजी पे है, वो लेवल पे उसको हेल्प करना चाहिए। सर आपका क्वेरी मैं समझ गई, और बहुत जेन्युइन क्वेरी है आपकी, और बाकी सबके माइंड में भी ये क्वेश्चन होगा, तो आई वुड रियली लाइक टू आंसर कि सबसे पहली चीज तो ये कि जैसा कि आपने राइटली सेड कि देयर आर लॉट मेनी इंस्टीट्यूट्स हु आर ऑफरिंग सच कोर्सेज। पहली बात तो हम भी उसी टीम में है, लेकिन डिफरेंस ये समझना जरूरी है कि बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, तो हम वो कंपैरिजन में ना जाके सिर्फ हम आपको ये बताएंगे कि आपको किस तरह का सपोर्ट सिस्टम दिया जाएगा। जैसे कि आपने सही बताया कि कई लोग नॉन बैकग्राउंड से हैं, कई लोगों को राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग समझना है कि कैसे बिजनेस किया जाता है। तो मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि जब आप हमारे ट्रेनिंग मॉडल में आओगे तब आपको राइट फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है,
एक जो बिजनेस को इंसेप्शन पीरियड होता है कि Right. आपके दिमाग में एक सीड डालना, राइट कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ऑलरेडी सीड है कि जैसे Right. उनको एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने हैं, कुछ एग्जैक्टली लोग ऐसे होंगे जिनका ऑलरेडी डोमेस्टिक बिजनेस उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, कुछ राइट लोग ऐसे होंगे जिनके ऑलरेडी फैमिली बिजनेसेस चल रहे हैं, उसके लिए उनको एक्सपोर्ट करना सीखना है, पर कुछ लोग Right. ऐसे भी होंगे जिसके दिमाग में कोई प्लान ही नहीं है लेकिन वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम राइट उनमें उस से हम लेवल पे लोग जाके ही जने या तो हम उस लेवल पे जाके यदि मैं चलो इंप एक्सपर्ट को अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रखूं, तो हमारे जैसे जो बिजनेस ट्रेनर है जो इंप एक्सपर्ट के साथ जुड़े हुए हैं, तो Right. वो एक उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बिकॉज हम एक बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे पास एक प्रैक्टिकल और एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग है बिजनेस को लेके, तो हम वो फील्ड से जुड़े होने की वजह से क्या होता है कि हम आपको वो सीड डालते हैं दिमाग में। ओके तो मैं एज एन एंटरप्रेन्योर आई एम फर्स्ट बिजनेस आइडिया डेवलपर, मेरा खुद का एक कोर बैकग्राउंड है कि मैंने जब अपनी कंपनी की शुरुआत करी तब हम एक बिजनेस आइडिया डेवलपर बन के शुरू करा, तो जहाँ पे लोगों के दिमाग में जैसे कि क्वेश्चंस होता है कि क्या बिजनेस करें, मैम पैसा है हम पैसा लगा देंगे लेकिन बिजनेस नहीं मालूम है कि क्या करना चाहिए, तो हम उनके दिमाग में वो सीड डाल के देते हैं। तो वो इम्पैक्ट एक्सपर्ट के साथ जुड़ने के वजह से हमारे जो भी यहाँ पे व्यूअर्स आते हैं, जो भी ऑडियंस आती है, तो आई मेक श्योर कि मैं उनके दिमाग में वो सीड डालता हूँ। यदि मेरे पास वो सेशन आते हैं तो आई मेक श्योर दैट कम्प्लीटली। तो हमारे जैसे जो स्ट्रेंथ है ना इस इंस्टीट्यूट की, सबसे अच्छी बात ये है कि दे हैव गॉट द वेरी एक्सपीरियंशियल ट्रेनर्स। तो एक जो बुकिश चीज है, देखो मैंने 16 साल पहले एमबीए करा था, ठीक है, तो आज भी वो नॉलेज जो है उसको मैं अप्लाई खाली थियोरेटिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी तो वो बहुत बुकिश हो जाएगा। तो आप मेरा आज का भी जो वेबिनार में मैंने आपसे ये जो भी पीपीटी है ना वो पूरा विद एक्सपीरियंस शेयर करी है आपसे, ना कि कहीं से कॉपी पेस्टिंग, क्योंकि कॉपी पेस्टिंग हुआ हो तो वो आपको पहले ही पता चल जाएगा बिजनेस के लिए क्या जरूरी है, किस तरह से किस लेवल पे आप जा सकते हैं, कौन कौन सी चीजों को क्या ध्यान में रखना जरूरी है, वो सारे पॉइंटर्स मैंने आपको आज फ्री वेबिनार में शेयर कर लिए। अब पॉइंट आता है कि स्क्रैच से तो हम सबसे पहले क्या डालेंगे, आपके दिमाग में सीड डालेंगे, नेक्स्ट लेवल पे ये लेके जाएगी कि आपको क्या क्या, अब सीड तो डल गया, उसके लिए नेक्स्ट स्टेप होती है कि फाइनेंस कैसे करें। तो फाइनेंस के लिए आपकी क्या रेडीनेस होनी चाहिए, कितना बजट होना चाहिए, आपका बजट पहले समझा जाता है, उस हिसाब से फिर आपको गाइड किया जाता है कि आप किस तरह के बिजनेसेस कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप पे फिर यह आता है कि कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, ठीक है। जब पैसा डिसाइड होता है, हमारे पास 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए है, तो उसी के बेसिस पे आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करवाने में हेल्प की जाएगी कि सर आपके पास 100 रुपए है तो आप है ना ये वाला प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको ये लेके जाता है कि ओके चलो रेडी हो गए, फिर रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, लीगलिटीज का अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड किया जाता है, ओके, क्योंकि वो सबसे मेजर क्वेश्चन रहता है कि मैम हो गया लेकिन मुझे लीगलिटीज नहीं समझ में आ रही है, कैसे करेंगे शुरू, तो वहां पे आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो इंटरनेशनल मार्केट है, जिस मार्केट में आप जाना चाह रहे हैं, यार यदि ये भी नहीं पता है कि कौन से मार्केट में जाए, उस मार्केट में भी आपको ले जाने के लिए तैयारी की जाएगी कि चलिए सर आपका प्रोडक्ट ये है, आपको इस मार्केट में जाना चाहिए, तो प्रोडक्ट और मार्केट आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको हेल्प की जाएगी। तो पहला जो हमारा ट्रेनिंग मॉडल है ना उस वो पूरा एजुकेशनल बट एक्सपीरियंशियल एजुकेशनल प्रोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल जैसे मैंने बताया आपको बिजनेस सेटअप, वो पर्टिकुलरली आपके बिजनेस और प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरा सेटअप किया जाएगा, ठीक है। तो कैन आई इंटरप्ट इन बिटवीन, सॉरी? हाँ बोलिए। अच्छा, ये जो सेटअप बोल रहे हैं ना, इस सेटअप में समझो मेरे पास प्रोडक्ट भी है, थोड़ा बहुत फाइनेंस भी है, ठीक है, और मुझे वो लॉन्च करना है सपोज, तो वो टाइम पे आप मुझे मतलब वो कैसे, मतलब मिनिमम टाइम में, बिकॉज ऑलरेडी कैसे कि टाइम बहुत कम है, तो मुझे इमीडिएटली उस पे काम करना है, एक्शन लेना है, तो वो टाइम पे आप सेटअप करके इमीडिएटली मेरा प्रोडक्ट कैसे आप ये कर सकते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। फिर से एक काम करते हैं, जैसे कि मान लो कि आपको 3 महीने, देखो ऐसा तो नहीं है कि आज सोचा तो कल एक्सपोर्ट हो जाएगा, जो फैक्ट है मैं आपको मतलब पॉलिशिंग करके भी नहीं बताऊंगी कि सर आज आप आ गए हमारे पास, हम आपको कल तक एक्सपोर्ट करके दे देंगे। जिस चीज में जितना टाइम लगेगा उतना जेन्युइनली मैं आपको बताऊंगी कि टाइम मान के चलो, लेकिन इंप एक्सपर्ट के साथ जुड़ने से क्या होगा कि वो चीज आपकी फास्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको ट्रेनिंग मॉडल जो है वो 1 महीने का अंदर जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो पहले बिजनेस को आपने ओवरऑल समझ लिया, फिर विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स आपका बिजनेस को सेटअप करने का प्रोसीजर शुरू होके आपको शुरू करवा दिया जाएगा। आपके पास कितना टाइम है, आप कितना टाइम लेके आते हैं, कितना फास्ट ट्रैक आपको काम चाहिए,
ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। कई क्लाइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि मैम Okay. हमें जल्दी नहीं है, हमें बिजनेस बहुत अच्छे से और स्मूथली करना है, तो वैसे क्लाइंट्स को हम 6 महीने का भी टाइम देंगे। पर वैसे क्लाइंट्स जिनको फास्ट ट्रैक काम करवाना है, तो उसके लिए भी असिस्टेंस पूरा है, उसके लिए भी पूरा मॉडल बनाया गया है, आपको उस तरह से फिर आपको सपोर्ट सिस्टम दिया जाएगा। Okay. ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और जब तक शॉर्ट में एक बात और बोलूंगी, जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक उस चीज का पता भी नहीं चलेगा। तो मैं यही कहूंगी कि एक तो होता है कमिटमेंट, एक होता है डेडिकेशन, और एक होता है प्रॉमिसिंग बात, जो शायद आपको मेरी बातों से शायद यदि आपको थोड़ा सी भी प्रॉमिसिंग और कन्विंसिंग लग रहा होगा, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि यू गो एंड एक्सपीरियंस दिस होल एक्सपीरियंस एंड देन यू कैन डिसाइड वेदर इट इज रियली हेल्पिंग यू और नॉट। ओके, श्योर। हाँ, तो you have to come on the board to get all the kind of a support system. राइट, ओके, थैंक यू। सिद्धू जी, आपने अपने बारे में बताया नहीं सर, आपका बैकग्राउंड अच्छा, क्या है? मैं सर्विस करता हूँ एक्चुअली, और मैंने एमबीए फाइनेंस किया है इसमें, ठीक है। और बहुत साल पहले मैंने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स किया, बट दैट टाइम बहुत अपॉर्चुनिटीज कम थे और मेरे पास इतना मतलब टेक्निक नहीं था कैसे। तो वो टाइम पे हम लोग का जो प्रोडक्ट था वो था नट बोल्ट रहता ना, नट बोल्ट, वो यूके के लिए हम लोगों ने ट्राई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग को वो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला और हम लोगों ने गिव अप कर दिया। दैट इज माय बैड लक एक्चुअली। और उसके बाद में हम लोगों ने उसको छोड़ा नहीं, उसको सर्च करते गया, और बाद में मेरा थोड़ा स्टडी भी रहा वहाँ पे, मैंने छोड़ा नहीं ऐसा। तो कंटिन्यूस करते करते फिर मेरे जो कलीग थे उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने भी थोड़ा बहुत जानते हैं ऐसा, उन्होंने भी थोड़ा कोर्स किया था, तो मुझे उन्होंने थोड़ा मोटिवेट कर दिया। इसके बाद मैंने ये मतलब ये सेमिनार अटेंड किया, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रेज किया कि बहुत जन अच्छा है ना क्वेश्चन जो था सर, मतलब, क्योंकि बाकी सबके भी दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, तो मैंने वो आंसर कर दिया है। और दूसरी Right. चीज ये है कि आपका जो एक पर्टिकुलर अपना एक बैकग्राउंड होता है, अपना जो स्किल्स होती है, उसको भी यहाँ पे एक इम्प्रोवाइज कर दिया जाएगा, ताकि आपको इस बिजनेस में आने के बाद आपको जो भी तरह का सपोर्ट सिस्टम दिया जाना चाहिए वो Right. एटलीस्ट आपको मिले। तो वी मेक Right. श्योर दैट, so definitely you take your call, go and visit more of our YouTube videos, जितना नॉलेज बैंक हमारे पास है, जिस तरह Right. का हम प्रॉमिस आपको कर रहे हैं, वहां से आपको गाइडेंस मिल जाएगा कि definitely we what we are saying we are able to do that. Right. Okay, Sure, so sure. thank you very much for asking. Thank you. And anybody else, raise your hands यदि आपको बात करनी है तो। हाँ राहुल, बताइए। मैडम, आपकी कंपनी अभी क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही है, या आप सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं? नहीं, हमारी ऑलरेडी इम्प एक्सपर्ट ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स में भी है। उसमें क्या हो रहा है कि जैसे स्पाइसेस भी होते हैं, कमोडिटीज भी हो रही है, ठीक है। कुछ इस तरह के जो हमारे नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो भी होते हैं। होता क्या है कि कुछ कंपनी अपनी तरफ से कर रही है, और कुछ हमारे जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में जो हमारे लोग आते हैं, जो आप जैसे लोग सीखने आते हैं, वो उनके प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट करवाते हैं, तो वो हमारी कंपनी के एंड से भी एक्सपोर्ट होते हैं। So you can get a list of the products. You can connect their company and find out ki what all kind of the products they are exporting. They will send you the email of their listing. ठीक है, ऑनियंस हो रहा है, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, जितना मुझे आइडिया है ये सारी चीजें ऑलरेडी हो रही है। आफ्टर ट्रेनिंग पार्ट, लाइक अगर मैं ऑनियन का एग्जांपल लेता हूँ, ऑनियन मेरे पास है काफी कम लो पे, तो क्या आप वो मेरा ऑनियन एक्सपोर्ट कराने में हेल्प करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हम करते ही आ रहे हैं, तो हमारे पास नॉलेज भी बहुत बढ़िया है सर। अच्छा, यूएई मार्केट में हम लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं। ओके, ठीक है, तो जो भी आइडेंटिफाई मार्केट से जहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, वैसे हम आइडेंटिफाई करके आपको मार्केट में करवाते हैं बिजनेस, वो नेक्स्ट लेवल पे बिजनेस सेटअप पे। ठीक है, ओके। चलिए, और कोई क्वेश्चन सर? बाकी आपको ओवरऑल आज का वेबिनार से आपको आई होप कि कुछ गाइडेंस मिला होगा, कुछ नॉलेज आपका इंक्रीज हुआ होगा। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस राहुल जी? राहुल, आपको आवाज आ रही है? आपसे मैं पूछ रही हूँ, आपको आज का वेबिनार से कुछ फायदा मिला होगा? आपका क्या एक व्यू पॉइंट है, आप जरा शेयर करेंगे सर? कैसा रहा आपका आज का एक्सपीरियंस? नहीं, डेफिनेटली मैडम, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और ऑल्दो मेन पार्ट ये है कि आफ्टर ट्रेनिंग ऑब्वियस है कि जो भी ट्रेनिंग लेगा तो उसका आगे का मेन फोकस यही होगा कि मैं एक्सपोर्ट करूं, तो मुझे आपकी कंपनी से हेल्प मिले, खयाती दोषी मैडम से हेल्प मिले। तो हमारा तो अब टारगेट तो यही पूरा हो गया। आपने कहा कि आफ्टर ट्रेनिंग पार्ट यू विल बी हेल्प, आप सारा जो भी ऑनियन है या सर, क्योंकि देखो फायदा कंपनी को भी तभी है जब हमारे जो स्टूडेंट प्रोफेशनल स्टूडेंट्स बन के आ रहे हैं आप लोग, तब तक हम आपको सिर्फ देखो
पढ़ने के लिए तो डाटा ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। एक चीज आप समझिए, यदि आप ये वेबिनार ना अटेंड करें, आप ट्रेनिंग मॉडल ना अटेंड करें, जस्ट एन एग्जांपल, सारे डेटा ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन क्या आपको उससे आउटपुट मिल पाएगा वो इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे ये जो प्रोफेशनल्स जो आते हैं, जो अपना प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आते हैं, वो समझना जरूरी होता है किसी भी ट्रेनिंग मॉडल में। तो पढ़ने के लिए तो कोई भी पढ़ के कर सकता है, तो बिजनेस को जब हम आपको एक ट्रेनिंग के बाद नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जाएंगे, तब तक कंपनी का भी फायदा नहीं है। क्योंकि हम चाहेंगे ना कि हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, बिकॉज यू आर अ वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी फॉर अस, तो हम आपको जब तक वो सपोर्ट सिस्टम नहीं देंगे, तब तक हमारा भी ग्रोथ नहीं होने वाला है। Exactly. ठीक है, थैंक यू वेरी Yes. मच। एनीबडी एल्स वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन या फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, यू कैन ऑल रेज योर हैंड्स। एंड इट्स अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन गाइस, तो आप लोग बेझिझक अपने कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछिए, क्योंकि यही चीज आपको कंटिन्यू करनी है जब आप ट्रेनिंग मॉडल में भी आएंगे। You have to be very open with your questions and you have to share with us your experiences. Then only we will be able to help you. मुकेश शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? नो मैडम, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया था सेशन, और बाकी तो कुछ नहीं। अभी तो एकदम फ्रेशर हूँ, इसीलिए बहुत ज्यादा आइडिया भी नहीं है मेरे को। अच्छी बात है सर, पर जो इसीलिए टॉपिक था एक डोमेस्टिक बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने का, उसके लिए काफी क्लैरिटी मिली होगी आपको, ऐसा मैं जी मान के बहुत चलती बहुत बहुत अच्छा मिला, और मुझे कोर्स भी करना है, और इन फ्यूचर करेंगे, बिजनेस भी हूँ। कहाँ से करेंगे हैं इन सर आप, प्रोडक्ट कहाँ पे। से हैं? मैडम गुजरात से। अच्छा, गुजरात में अभी क्या काम कर रहे हैं सर? मैडम मेरा वीजा कंसल्टेंसी का अरे बिजनेस वाह है, सर, क्या बात वीजा। है, आपके पास तो फॉरेनर्स ऑलरेडी है सर। बहुत है, बहुत कांटेक्ट भी बहुत है फॉरेन में, अरे सर, आपके लिए इसीलिए तो थोड़ा बहुत अच्छी सोच रहा था। अपॉर्चुनिटी है। और ऐसा नहीं है, हाँ देखिए मैं एक बात बता दूं, सिर्फ प्रोडक्ट्स में नहीं, एजुकेशनल सर्विसेज में भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं। ऑलरेडी जी वीजा तो जी कर जी ही रहे हैं, तो उसके साथ जी। एक और एक पैरेलल बिजनेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए काफी आइडियाज मिलेगा आपको यदि आप करना चाहें तो। नहीं, ठीक हाँ है, सही, इसीलिए थोड़ा सोच रहा था। वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी। जी जी सोनल चौधरी जी, आप अनम्यूट करके बात करेंगी? सोनल जी, आप लेट ज्वाइन हुई है, बट फिर भी सोनल, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? आवाज शायद पता नहीं आ रही है कि नहीं। रोमा जी, आप अनम्यूट करेंगे? क्योंकि जो लेट कमर्स आए हैं उनसे थोड़े बात करना जरूरी है, उनका टॉपिक छूटा है, काफी कुछ पॉइंट छूट गए हैं आपके समझने के। रोमा, डू यू वांट टू टॉक टू मी? No, ma'am, all clear. ऑल क्लियर, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी, थैंक यू। ओके, निशित जोशी जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मैं रैंडम नाम ले रही हूँ क्योंकि काफी लोग शर्मा रहे हैं अपने हैंड रेस करने में, तो हेलो, मैंने सोचा मैं ही आपसे बात कर लेती हूँ। कौन बोल रहा है? निश्चित। हाँ सर, निशित जी, कैसे हैं सर? फाइन फाइन, आप कैसे हो मैम? सब बढ़िया सर। आपको कैसा लगा टॉपिक, समझ में आया सर, क्लियर हुआ? यस, टॉपिक बहुत अच्छा था। हैप्पी होली एंड थैंक यू वेरी मच। ओके सर, कहाँ से हैं आप? मैम मैं मुंबई से हूँ। ओके, और क्या कर रहे हैं अभी सर? मैम मैं एक्चुअली मैंने मेरा कंपनी रजिस्टर किया हुआ था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। ओके ओके, मैंने जो अपना आई कोड बोलते हैं वो भी लेके रखा हुआ है। ओके और मैंने प्लानिंग्स तो बहुत की थी एक्सपोर्ट के लिए, बट बाद में कुछ रीजन की वजह से उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया था। ओके, कितने टाइम पहले की बात है सर? ये ऑलमोस्ट एक साल के ऊपर हो गया। लाइक 2019 से मैंने स्टार्ट किया था। दुबई की कुछ मतलब मैंने 2-3 पोर्टल्स भी लेके रखे थे जो इंक्वायरीज लाके देते हैं आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स के। ओके ठीक है, तो मुझे ऑलमोस्ट मतलब 20 कंटेनर, 30 कंटेनर, 200 टन, 150 टन वैसे राइस की इंक्वायरीज आती रहती थी, और मैंने उनको मतलब फॉलोअप भी किया था। अच्छा, बट स्टार्टिंग में अपने एक कलीग थे जिन्होंने अभी वो सेम शायद पॉइंट रेस किया था, वो एलसी का और पेमेंट के अगेंस्ट सेफ्टी का। वो कुछ मुझे नहीं दिख रहा था, तो फिर उसको मैंने मतलब टोटली क्लोज ही कर दिया था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि जिसको हम लोग नहीं पहचानते उनके साथ बिजनेस करना इज नॉट सेफ एट ऑल। ठीक है, बढ़िया सर। तो मुझे लगता है कि आपने 2019 में शुरुआत करी थी, फिर तो 2020 में कोरोना ने हिट किया, तो अभी आपको कोई बहुत ज्यादा लेट नहीं हुए हैं। With your proper knowledge, after getting knowledge bank from us, I am sure कि you will be very ready to do this business. तो आपने एक्चुअली मैं पिछले ऑलमोस्ट नहीं तो 15 साल से मैं अफ्रीका में था। क्या बात है सर, आपके लिए अफ्रीका का हाँ, मार्केट तो ओपन है फिर? हाँ
जी, तो उसके लिए ही मुझे मतलब मैं खुद इंपोर्ट करता था, तो मुझे मालूम था कि मतलब मैं इंडिया से स्टार्ट कर सकता हूँ, और दुबई में भी मेरे कुछ सप्लायर्स थे, तो मैंने एक्चुअली रिवर्स ट्राई किया इस बार, इसलिए शायद इतना फास्ट नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि तभी मैं इंपोर्टर था, अभी मैं एक्सपोर्टर बनना चाह रहा हूँ। I think you will get a very good support system because आपके पास थोड़ा सा आपने तैयारी करके रखी है पहली बात तो मुझे लगता है कि जब आप हमारे साथ जी। जुड़ोगे तो शायद चीजें आपके लिए फास्ट ट्रैक हो जाएगी बिकॉज बेसिक चीजें आप ऑलरेडी कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन पार्ट, मार्केट आपको ऑलरेडी पता है अफ्रीका, अब कैसे उसको शुरुआत करनी है शायद उसके लिए आपके लिए एक राइट प्लेटफॉर्म मिल गया है आपको। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड डेफिनेटली वी वुड लुक फॉरवर्ड टू हेल्प यू। श्योर हमसे जो बन पड़ेगा मैडम। we will definitely support you sir, so stay connected. Thank you very much for talking to थैंक me. यू, Yeah, थैंक and यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। thank you. The Kujjal Ghosh ji, you also have joined us late. You can unmute yourself. The Kujjal Ghosh. Yes ma'am, happy Holi. Hi, Good happy Holi afternoon sir, कैसे हैं? मैम। बढ़िया मैम, आप कैसे हो मैम? बस एकदम बढ़िया सर। आप काफी लेट ज्वाइन हुए, लिंक लेट मिली थी कि क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुई? नो नो मैम, मेरा एग्जाम चल रहा था थोड़ा। अच्छा, ओके सर। कैसी गई एग्जाम? मैम बढ़िया मैम, बढ़िया। चलो अच्छी बात है। क्या कर मैम रहे हैं अभी आप? मैम आई एम अ स्टूडेंट, आई एम रेडी फॉर एक्सपोर्टिंग, आई एम ऑलरेडी मेंबर ऑफ जीएफई मैम। अच्छा, आप टीम के ही हैं, ओके फाइन, वेरी गुड। और अभी बस एग्जाम किस एक चीज दो की दी आपने? मैं अभी मतलब आई एम रेडी माई सेल्फ फॉर एक्सपोर्टिंग लेडीज हैंडबैग ऑफ लेदर्स। अच्छा, चलिए बस बढ़िया। एक दो महीने में ही शिपमेंट चालू हो जाएगा मेरा। क्या बात है सर, ऑल द बेस्ट सर। ठीक है, जुड़े थैंक यू मैम। रहिएगा। आपको और भी तरह का सपोर्ट सिस्टम चाहिए तो वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद दैट। तो ऑल द थैंक बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हो गई खत्म कि चल रही है? नहीं मैम, हो गया। चलो बढ़िया सर, अब आप एंजॉय करिए अपना वेकेशन। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। लेट्स टॉक टू मंजिल परमार जी। मंजिल जी, वुड यू लाइक टू अनम्यूट योरसेल्फ? मंजिल जी या फिर गौरव जी, एनीबॉडी? Yes, या yes, ma'am. I'm from a social media team from GF Group, ma'am. अच्छा, Already, सोशल मीडिया, ओके फाइन सर। तो आप कोर्स समझने आए हैं yeah, कि thank मुझे सपोर्ट no, करने आए हैं? yeah, to support you, ma'am. Okay, thank you very much. Sorry, sir. Okay, Gaurav, you can unmute yourself. If you wish to talk, you can unmute yourself, Gaurav. Okay, let's go to someone else. Santosh ji, would you like to talk to me? Santosh? हाँ मैम। Hi, कैसे हैं आप? अच्छे हूँ मैडम। अच्छा, कहाँ से हैं? एक्चुअली आई एम फ्रॉम वारंगल मैम। अच्छा, you are from Warangal. Very nice. हाँ। Okay. Have you heard me or you joined me late? joined lately joined मैम। Oh, you missed so many things. But anyway, I think this video Yes, will ma'am. be available on YouTube. So you Yeah, can, recorded session is there. yeah, you can check it out over there as well. Or Not to YouTube. worry. Yeah. So you tell me, Santosh, what do you do basically? We are a silver manufacturer, silver articles manufacturer. Okay, very nice. Right, very nice. Okay. So you are planning for exports now? Yeah, madam. Okay, great. So we look forward to give you support system, ma'am. Stay connected with us. Go through this live video of mine when we will be posting on the YouTube, and there you can check it out on our GFE app. Also, you can check it out. So you have to just download that app, and you will be able to see. Okay. Okay. Okay then. Thank Happy Holi and have a great day. Okay. Thank you. Anybody else would like to see? Else we will end our session in next 2 to 3 minutes. Okay, thank you, Nishiji. Thank you for thanking me, and I thank you for joining in. Okay, Shezu, would you like to speak to me? Yes, ma'am. You have joined very late, I think, yeah? Yes, ma'am. लिंक मुझको थोड़ा लेट मिला। अच्छा, इसलिए। बताइए सर, कैसे हैं आप और सर, कहाँ से हैं? मैं मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ और मेरी पढ़ाई बाहर से हुई है, टर्की से। अच्छा। और एज अ ट्रांसलेटर मैं बेंगलोर में था, तो अब मैं अभी फ्रेशर हूँ, बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं था इसलिए। तो आपका किसी ने मुझे सजेस्ट किया था ये वैभव सर का ज्वाइन करने के लिए, तो उसके बाद आपका ये लिंक मुझे मिला। ओके। तो सर, व्हाट यू हैव स्टडीड इन टर्की? मैंने वहाँ से 12th कंप्लीट किया है। अच्छा, so you belong from Turkey or you are an Indian? मैं इंडियन हूँ मैम। इंडिया से मैंने
मैं मुरादाबाद से हूँ प्रॉपर, हाँ और मेरे यानी अब मेरा बैकग्राउंड भी बिजनेस बैकग्राउंड है, बिजनेस का है, क्योंकि नाना मेरे एक्सपोर्टर थे, तो मुझे भी अच्छा अच्छा, इंटरेस्ट है। वेरी मैं नाइस सर, वेरी नाइस। तो आपके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप फॉरेन कंट्री में पढ़ के आए हैं, वहाँ का मार्केट भी थोड़ा बहुत समझ में आता होगा। आई नो यू आर अ यंग स्टूडेंट, इतना आपका एक्सपेंशन नहीं किया होगा, लेकिन स्टिल आपके पास रेफरेंसेस होंगे, कॉन्टेक्ट्स होंगे, जिसको आप नियर फ्यूचर में एक्सप्लोर कर सकते हैं इस बिजनेस में। जी मैम, लेकिन सिर्फ मेरा एक ये क्वेरी की, हाँ। और जब हम आपको ज्वाइन करेंगे तो क्या होता है, पेरेंट्स पे काफी सारे वो रहते हैं कि सही भी है या नहीं है, रजिस्टर्ड है भी नहीं, क्योंकि मम्मी से शेयर किया था तो मैम थोड़ा सा ये हुआ है कि यकीन नहीं कर पाते, जैसे हम अरे सर, इंडियन आप क्या बात करें, आप एक काम करिएगा, अपनी मम्मी को भी सेशन में लेके आइएगा, उनको ट्रस्ट बढ़ जाएगा। तो और दूसरी चीजें, ये जितने भी हमने आपसे जो भी डेटा शेयर करा कंपनी का, आपने लेट ज्वाइन करा तो काफी कुछ मिस हो गया है, पर आप इसका ऐप डाउनलोड करिएगा, वहाँ पे आपको दिखेगी ये सारी वीडियो आज की हमारी। और उसमें हमने सारे सर्टिफिकेशंस, हमारा बैकग्राउंड, हमारे अचीवमेंट्स वो भी शेयर करे हैं। तो यू कैन शेयर दैट विथ योर मॉम, you can take your mom to our company's website. We have a lot many videos on the YouTube also regarding our seminars and workshops and the past all the events. Help her to convince, so that she because you don't have to give so much of work for that, because every data is available online. तो मम्मा, आपकी मम्मा उसको देख के ही कन्विंस हो जाएगी कि the things are looking genuine, so you can go ahead. और यदि मम्मी नहीं भी माने तो मम्मी को बोलना, मम्मी मैं पढ़ने ही जा रहा हूँ ना, कुछ और तो नहीं है, तो आप मम्मी हाई कर दो, ठीक है? चलिए, ओके, okay थैंक यू, sir, हैप्पी होली। thank you very much. Okay guys, you all can unmute yourself and say bye to me if you all wish to say bye, and then we can take a leave. Bye bye. Bye, ma'am. Bye bye everyone, bye. Thank you. Thank you very much for joining in. Thank you. We look forward to support you. So stay connected with us. Take care. Happy Holi Bye-bye. once again, and have Happy a great Holi, happy weekend. Yeah. Holi. Take care. Yeah, Bye. bye-bye.